आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड और सबसे पहले बजाज ऑटो को देख लेते हैं क्योंकि बजाज ऑटो के आ चुके हैं रिजल्ट्स तीसरी तिमाही के और मुनाफा बजाज ऑटो का 1102 करोड़ रहा है। अनुमान था कि 1050-1060 करोड़ के आसपास कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। तो मुनाफे का आंकड़ा जो है वो अनुमान के मुताबिक ही लग रहा है। वहीं अगर आप अन्य आय देखेंगे तो ये भी 208 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ रही है। आय कंपनी की 7409 करोड़ रही है। ये भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए हैं। तो जो शुरुआती आंकड़े आए हैं मुनाफे के और साथ ही आय के वो अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। आय हालांकि अनुमान से थोड़ी सी कम रही है और जो मुनाफा है कंपनी का वो अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी के वॉल्यूम्स ओवरऑल इस तिमाही में। लेकिन स्टॉक इन नंबर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो 1% नीचे है, 2554 के आसपास कर रहा है कारोबार। एबिटा आपको बता देते हैं यानी कामकाजी मुनाफा वो 1200 करोड़ के आसपास आया है और एबिटा मार्जिन्स ये 16.8% पर रहे हैं। अनुमान था कि 16.3-16.4% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन्स आए हैं कंपनी के वो 16.8% के आसपास आए हैं। तो जो शुरुआती आंकड़े हैं वो अनुमान से थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। स्टॉक अब आ चुका है हरे निशान में, 1% की मजबूती के साथ ही कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट नंबर्स के आने के बाद एक गोता नीचे खाने के बाद वापस निचले स्तरों से दिखा रहा है रिकवरी। चार्ट्स पर राय ले लेते हैं और उसके बाद अविनाश का भी व्यू लेंगे। हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। अविनाश, पहले एक क्विक राय आपकी बजाज ऑटो पर। 3 फिगर्स मैं आपको बता देती हूँ। मुनाफा 1100 करोड़ आया है, आय 7400 करोड़ आई है और जो एबिटा मार्जिन है वो 16.8% पर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं नंबर्स? ना, आई थिंक नंबर्स हमारे अनुमान से तो काफी बेहतर है। हम तो प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 1030 करोड़ एज्यूम कर रहे थे। 1100 करोड़ का प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा है और यहाँ पे अगर अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन कम है तो क्वालिटेटिवली मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट मार्केट के उम्मीद से काफी बेहतर है। और मार्जिन्स में भी जिस प्रकार की कटौती एक्सपेक्टेड थी क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम्स काफी पुश किए थे, ये भी उम्मीद से बेहतर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और डेटा आने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा सा और पॉजिटिव एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अविनाश, अन्य आय का जो आंकड़ा है वो अनुमान वो ज्यादा रहा है। पिछली तिमाही में इनको जो पिछले साल इसी तिमाही में 200 करोड़ की अन्य आय हुई थी, इस बार 400 करोड़ की अन्य आय हुई है। इस पॉइंट पे तो दीपाली मैं यही कहूंगा कि देन जो प्रॉफिट नंबर आया है वो ज्यादातर अदर इनकम से ही बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका ये आउटलुक देने के लिए। कुणाल सरावगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका फटाफट से एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल, चार्ट्स पर राय दीजिए। नंबर्स आ चुके हैं, नंबर अनुमान के मुताबिक ही लग रहे हैं फिलहाल, क्योंकि एक एबिटा फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग एक्सपेक्टेड थी भी और एबिटा अगर आप देखेंगे तो इनका घटा भी है। अन्य आय क्योंकि बढ़ी है इसलिए इनका मुनाफा और आय बढ़ती हुई दिख रही है। अब आप चार्ट्स पर एक राय दे दीजिए रिजल्ट्स के बाद। दीपाली, चार्ट पर बाय के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे चार्ट्स पर और अभी अभी हमने देखा है कि 2600 के ऊपर इसका फ्यूचर ट्रेड होने लगा है। अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी हुई है, तो काफी शॉर्ट स्ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2660 इसके लिए अगला रेजिस्टेंस है चार्ट्स पर। तो मेरी राय में जो पुलबैक अभी चल पड़ा है ये और आगे एक्सटेंड करेगा और 2650 2660 के लेवल्स आपको इंट्राडे में आज देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जिनके पास लॉन्ग्स हैं उनको सेफली होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 2650 2660 तक ये स्टॉक जा सकता है। आपको बता दें जो रिकवरी बन भी रही है वो सिर्फ 2 वजह से आ रही है। एक तो मार्जिन्स अनुमान था कि 16.25% के आसपास रहेंगे, ये 17% के नजदीक आए हैं और साथ ही आप देखेंगे आय का आंकड़ा जो भी है वो अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है और स्टॉक आप देखेंगे 3% की अब मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 2650 के टारगेट्स की बात अभी कर भी रहे थे कुणाल और उन्हीं लेवल्स के नजदीक ये आ भी चुका है। तो बजाज ऑटो पर रिजल्ट्स का रिएक्शन, रिजल्ट्स पर स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपने देखी जी बिजनेस पर। लेकिन आज दिन भर के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर खबरें आई हैं और रिजल्ट्स भी आए हैं, खबरों वाले शेयर्स भी आए हैं। वो बताने के लिए रजत हमारे साथ मौजूद हैं, मानसी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे ट्रिगर्स लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगले 1.5 घंटे में क्या खास रहेगा फाइनल ट्रेड में और उसके बाद आगे के स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। शुरुआत हम करेंगे ट्रिगर्स के साथ ही, खबरों वाले शेयर्स आपको बताएंगे और इनफैक्ट कल भी रिजल्ट्स के हिसाब से काफी हैवी डे है। कल निफ्टी की 5-6 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रखेंगे। 2:15 बजे बताएंगे बचे हुए रिजल्ट्स कौन से हैं आज, उन पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है। 2:30 पर BTSTT कॉल्स आपके लिए आएंगे, साथ ही आपको मिलेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल कहां होगी इस पर भी एक पोल आपके सामने लेकर आएंगे 2:20 पर। जो बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं
उन पर भी पोल आपके सामने रखेंगे 2:20 के आसपास ही। डाबर पेट्रोनेट के नंबर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी बताएंगे, बैन से बेनिफिट होगा भी। और जो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स अभी आप देख रहे थे, बजाज ऑटो की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी 2:40 के आसपास, उनसे इन रिजल्ट्स पर भी बातचीत करेंगे और आगे का आउटलुक भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मानसी के पास चलते हैं और बचे हुए सेशन के लिए ट्रिगर्स और कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं वो पूछ लेते हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपाली, एफओएमसी की बैठक का आज दूसरा दिन है, 2 दिवसीय बैठक है और आज जब ये बैठक खत्म होगी तब काफ़ी अहम ऐलान भी हो सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक आउटलुक की तस्वीर साफ होगी, साथ ही इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी पर भी अगर कोई ऐलान होता है तो ये देखना बेहद अहम होगा, तो इस पर हमारी नज़र होगी। इसके अलावा एक बोर्ड बैठक है अजंता फार्मा की, जहाँ पर बायबैक को लेकर सोच विचार किया जाएगा, तो इस बैठक पर भी नज़र होगी। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस 2 हैं, यूएस क्वार्टर 4 जीडीपी के आंकड़े आज आने वाले हैं और साथ ही क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े भी आएंगे, तो दोनों नंबर्स किन लेवल्स पर आते हैं इस पर हम नजर बनाकर रखेंगे। और अगर नतीजों की बात करें, काफी सारे आ चुके हैं और जो बचे हैं आज के सेशन में नतीजे, उनमें के कुछ अगर मैं बताऊं, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कैस्ट्रोल इंडिया, अशोका बिल्डकॉन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, धामपुर शुगर जैसी कंपनियां अभी अपने नतीजे आज ही पेश करेंगी। कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनवरी सीरीज की ये पहली एक्सपायरी होगी, तो इस एक्सपायरी पर हमारी नजर होगी। साथ ही इंडिया के लिए अप्रैल फिस्कल डेफिसिट के डेटा कल आते हुए दिखेंगे, तो इन डेटाज पर भी नजर होगी, किन लेवल्स पर ये नंबर आंकड़े आते हैं ये देखना होगा। और इसके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प, इस कंपनी के कल बोर्ड बैठक है जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जाएगा, तो इस कंपनी और इस बैठक के नतीजों पर हमारी नजर होगी। अगर रिजल्ट्स की बात करें, डाबर पेट्रोनेट, एलएनजी, हीरो मोटरकॉर्प, चंबल फर्टिलाइजर, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, देना बैंक जैसी कंपनियां अपने नतीजे कल ही के दिन पेश करने वाली है, तो नतीजों को मद्देनजर रखते हुए कल का दिन बेहद अहम है। रिजल्ट्स के हिसाब से कल का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक बार आप बजाज ऑटो को देख लीजिए, 3-3.5% की बढ़त दिखाने के बाद अब वापस लाल निशान में फिसला है, 0.5% नीचे कर रहा है कारोबार। रजत भी हमारे साथ मौजूद है खबरों वाले स्टॉक्स लेकर। लेकिन पहले रजत, एक बार बजाज ऑटो पर बताइए, आप ही ने प्रीव्यू बनाया था, ये मतलब इतना ऊपर नीचे क्यों ये गोते खा रहा है स्टॉक? 1100 करोड़ रुपए के जो मुनाफा है, हमारा तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1041 करोड़ आएगा, उससे तो बेहतरी कहीं ना कहीं आंकड़े पोस्ट किए हैं। लेकिन देखिए दिक्कत ये है ऑटो कंपनियों के साथ, ये तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें मुनाफे के फिगर, कामकाजी मुनाफा, वॉल्यूम, इन सभी में ही डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कोई भी पुल बैक ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, और यही हाल आज बजाज ऑटो का भी होता हुआ नजर आया। नंबर्स पे टैक्स दरें और यहाँ पर जो अन्य आय है उसका कंपोनेंट भी है, जिसको आज कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है मार्केट। वही है, वैसे भी ऑटो स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस की भारी कमी भी है। नंबर्स थोड़े भी बेटर रहे तो स्टॉक एकदम रिएक्ट तो जरूर करता है, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। लोग उछाल पर निकलने वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए स्टॉक 3.5% ऊपर था अभी और अब 1.25% नीचे आ चुका है। अब रजत बताइए, आज दिन भर के दौरान और कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं और खबरें किन स्टॉक्स पर आई हैं? एक और कंपनी को क्लोजली ट्रैक कर रहे थे हम, वो था जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर मुनाफे के फिगर हमारी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ऊपर है, 66 करोड़ के मुकाबले 96.5 करोड़ है। हम 80 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिगर आएगी, उससे बेहतर। आय में 929 करोड़ का आंकड़ा है, ये भी 795 करोड़ से बढ़ी है। अन्य आय का कंपोनेंट जरूर है, 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा रहता है उसमें रहता है एसएसजी, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। उसमें यहाँ पर 14.6% का आंकड़ा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 से 11% से ज्यादा इन्होंने एसएसजी ग्रोथ नहीं दिखाई होगी, लेकिन उन्होंने 14.6% डिलीवर की है। और इसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो यहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ नहीं है जो पिछले साल यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ थी और 20% के आसपास की ग्रोथ थी। अब ये रिड्यूस होकर 14.6% रह गई है, तो इसलिए बहुत बड़ी तेजी से में जुबिलेंट फूडवर्क्स के स्टॉक में नहीं देखने को मिल रही। लेकिन हाँ, हमारे अनुमान से बेहतर एसएसजी ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर की है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियां, जिसमें मास फाइनेंशियल शामिल है, इसका मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 45.4 करोड़, आय भी 120 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ पहुंची है। और एल्काइल अमीन्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आय 153 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ पहुंची है। मुनाफे के फिगर 15 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ रिपोर्ट हुई है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही आईओसी, इसमें मुनाफे के फिगर आ गई 717 करोड़ का मुनाफा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 2868 करोड़ का घाटा जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पोस्ट करेगी, लेकिन मुनाफे की फिगर आई है। बिक्री में इजाफा देखने को मिला है, 1.41 लाख करोड़ की बिक्री कंपनी ने रजिस्टर की है। जीआरएम तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो $6.8 से घटकर $0.6 रहते हुए नजर आए हैं। और गुजरात पिपावाव 50 करोड़ के मुकाबले 52 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने रजिस्टर किया। तो नतीजे काफी मिले जुले हैं, लेकिन आज जो खबर इंपॉर्टेंट है काउंटर स्पेसिफिक, उसमें आरपीपी इंफ्रा है, 253 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गए। और एक है पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र, क्योंकि हम ये बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे बैंक हैं जो पीसी से बाहर हो सकते हैं, और वो 5 से 6 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो पीसी से बाहर हो सकते हैं। 2 चरणों में ये खबर आई है कि सरकार इस पर फैसला लेगी, और पीसी बैंक जिनके नाम है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये पहले प्रबल दावेदार होंगे। और इसके अलावा फरवरी में इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक जैसे बैंक्स का भी नाम शामिल है। ठीक है,
तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर खबरों का इंपैक्ट आज के सेशन में रहा है और रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन बजाज ऑटो पर एक बार रिवाइज स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, क्योंकि नंबर्स भी इनके अब रिवाइज होकर आ रहे हैं। जो शुरू में फिगर्स आए थे वो 16.3% के आसपास के थे। पता लग रहा है कि जो मार्जिन आए हैं वो 15.5% के आसपास आए हैं। तो यानी जो प्रोजेक्शन की जा रही थी मार्जिन को लेकर, उससे कम रहे हैं कंपनी के मार्जिन। तो अगर मुनाफे का आंकड़ा हटा दे तो बाकी सारे जो पैरामीटर्स पर नंबर आए, फिर चाहे वो एबिटा हो, आय हो या फिर मार्जिन हो, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही रहे हैं। मुनाफा इनका बढ़ा जरूर है क्योंकि अन्य आय का भी जो कंपोजिशन है वो बढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे मार्जिन इनके 15.5% के आसपास आ गए। कुणाल जी, अब रिवाइज स्ट्रैटेजी बजाज ऑटो पर, क्योंकि अब ये एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है जो नंबर्स आए हैं एक्चुअल कंपनी के। देखिए दीपाली, जो लेवल्स हमने बताए थे 2650, बिल्कुल आप देखिए वहां तक ये स्टॉक गया और वहीं से इसमें सेलिंग का दबाव बन रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट इसमें आएगी नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कमजोर नहीं है और काफी ऑलरेडी स्टॉक कमजोर हो चुका है। तो इन स्तरों पर मुझे एक बहुत अहम सपोर्ट दिखता है। सपोर्ट 2480 से 2500 के रीजन में है, तो मुझे लगता है 2480 से 2500 के लेवल्स इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर इन लेवल्स को ये काउंटर आज होल्ड करके उसके ऊपर क्लोज देता है तो इसमें एक आपको पुल बैक भी देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में 2480 का एक स्टॉप लॉस रखा जाए, इन स्तरों पर मेरी राय में खरीदना चाहिए। और पुल बैक में काउंटर दोबारा से 26-25 के लेवल्स छू सकता है, तो उस टारगेट्स के लिए मेरी राय में इन स्तरों पर बाय करें, लेकिन 2480 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, 2480 का स्टॉप लॉस रखे, पुल बैक वापस ही दे सकता है इन स्तरों से, लेकिन जो लेवल आपको बताया गया है उसको नोट कर लीजिए ऊपर की तरफ 2650, वहां तक जाने की जरूर कोशिश कर सकता है। अभी 2520 के आसपास कारोबार कर रहा है। बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ शो में मौजूद है। कुणाल जी के अलावा राकेश जी हैं, किरण यादव हैं और आशु मदान भी हैं। और अभी जिन स्टॉक्स का रजत जिक्र कर रहे तो उसमें एक आईओसी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अनुमान तो ये था ज्यादातर हाउसेस का भी और हमारा भी कि घाटा कंपनी पोस्ट करेगी, और कंपनी ने 717 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो रिजल्ट्स के बाद मामूली रिकवर हुआ है, वो उस तरीके का रिएक्शन आया नहीं है स्टॉक पर। 136 के आसपास अभी कर रहा है कारोबार। किरण जी, अब बताइए, आईओसी रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स के बाद अब चार्ट्स पर या फिर कोई स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे या फिर छोड़ दें? नहीं, अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि एक रेंज में ही फंसा हुआ है। 135 एक अच्छा 134 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और करीबन 139 रेजिस्टेंस है। इसके बीचों बीच अभी ट्रेड कर रहा है 136 के ऊपर। तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स को तोड़ने के बाद मेरा मानना है कि एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, तब तक राह देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये राय है आईओसी पर। जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस पर एक राय लेते हैं। जैसे कि रजत ने बताया अभी कि रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ स्पेशली 10% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और 14.5% के आसपास इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद थोड़ा चला, नीचे आया, लेकिन अभी भी 1.25% मजबूत है, 1209 1210 के आसपास। आशु जी, आपका व्यू क्या है जुबिलेंट फूड वर्क्स पर? इनफैक्ट राकेश जी आप राय दीजिए, आशु जी इनफैक्ट कुछ ही देर में। जी आशु बोलिए जुबिलेंट फूड वर्क्स। दीपाली, मैं अपना व्यू पिछले हफ्ते 10 दिन पहले शेयर कर चुका हूं कि ये रिजल्ट्स कैसे भी आए, अच्छे आने की एक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन अब ये जो है ये मॉडल पूरा क्वेश्चनेबल है और मुझे आगे के आने वाले क्वार्टर्स इनके खराब लगते हैं। तो जो रिजल्ट्स आए, मैं इस रिजल्ट्स के बेसिस पे रेकमेंड नहीं करता किसी को खरीदने के लिए, कहीं ट्रैप ना हो। मुझे लगता है कि अगले जो क्वार्टर्स हैं वो स्ट्रेसफुल रहेंगे इनके लिए और आप ये देखेंगे इनके सेल्स नंबर धीरे धीरे घटते जाएंगे। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। मैंने बोला था कि पूरा मॉडल बिकॉज ऑफ स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स सबको मिला के आई थिंक जो इनका निश था वो निश कहीं इनका काफी कम हो गया है। तो आप अगले क्वार्टर्स में देखना, ये मैं अहेड ऑफ टाइम्स बता रहा हूं आपको कि ये स्टॉक काफी नीचे भी आ सकता है। यू कैन नॉट टाइम इट, बट आई थिंक एक लेवल के साथ जरूर इसकी पुट जरूर खरीद के रखनी चाहिए या शॉर्ट रखना चाहिए। क्योंकि किस लेवल पे करना, आई थिंक वो कुणाल जी से मैं लिमिटेड इंटरवेंशन से फिर एक रिजल्ट के बाद का नया लेवल ले लेता हूं। लेकिन दीपाली, मुझे इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन मार्क है, तो मैं ये स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता बेसिस दीज रिजल्ट्स। कुणाल जी बताइए अपनी राय जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। देखिए दीपाली, आज भी जब सवेरे हम इसकी चर्चा कर रहे थे, जब इसके रिजल्ट आए नहीं थे और अनिल जी ने ये कहा था कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और उसके बाद इसमें तेजी बनेगी, तभी मैंने कहा था कि देखिए जो 1212 का स्तर है वो इस चार्ट पर बहुत अहमियत रखता है। और आज भी आप देखिए कि उन लेवल्स को ये डिसाइसिवली अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। 12 के ऊपर अगर आज ये क्लोज देता है तो इसमें एक आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 1265 1280 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे।
कुल मिलाकर के देखें तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और रेंज अगर आप देखें तो 1275 ऊपर और 1175 नीचे, तो 100 रुपए की रेंज है। 1175 टूटा तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें गिरावट आएगी और फिर हो सकता है एक बार के लिए 1000 रुपए का भाव भी देखने को मिल जाए। 1175 के नीचे मेरी राय में मंदी करनी चाहिए। ठीक है, 1175 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे गया तो गिर सकता है ये स्टॉक। और जैसे कि आशु जी ने आउटलुक जो शेयर किया है वो आगे का आउटलुक शेयर किया है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर, लेकिन आज सुबह जो आपको सलाह मिली थी वो रिजल्ट्स के हिसाब से मिली थी। बताया गया था रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, खरीदारी का व्यू दिया गया था और देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक ऊपर भी गया है। अगर आप इसका हाई देखेंगे फ्यूचर्स में तो 1240 के आसपास का है, तो अपने टारगेट्स के नजदीक तो ये स्टॉक पहुंचा। तो जो स्ट्रैटेजी सुबह रिजल्ट्स के हिसाब से आपको बताई गई थी वो सही साबित हुई है। अब जो रिवाइज स्ट्रैटेजी मिली है उसके हिसाब से 1175 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन आप अगर मार्केट को आज देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट है, 10,665 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में जोरदार तेजी है और निफ्टी बैंक अब 250 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और इस स्ट्रेंथ का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है दो प्राइवेट बैंक्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशन भी निफ्टी बैंक में ठीक ठाक है, एक तो आईसीआईसीआई बैंक, एक एक्सिस बैंक। एक के रिजल्ट्स आ चुके हैं और एक के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। तो जिस कंपनी के भी रिजल्ट्स नहीं आए यानी आईसीआईसीआई बैंक, उस पर अब बातचीत कर लेते हैं और पहले तो समझ लेते हैं नंबर्स आ कैसे रहे हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत करेंगे। देवांशी हमारे साथ मौजूद है एक्सपेक्टेशंस लेकर। बताइए देवांशी, कैसे नंबर्स आ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे इस बार काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार दिख रहा है। अब माना जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के भी जो आंकड़े आएंगे वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखेंगे। एसेट क्वालिटी और जो फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े हैं उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे माना जा रहा है कि जितने भी स्लिपेजेस आएंगे उसका जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो पार्ट है वो यहाँ पे वॉच लिस्ट में से आएगा। वॉच लिस्ट पिछले क्वार्टर करीब 3,200 करोड़ के लेवल्स के आसपास थी, उसमें से करीब 1,200 करोड़ के जो स्लिपेजेस है वो इसी क्वार्टर में आने की उम्मीद बनाई जा रही है। अब इसके बाहर जो स्लिपेजेस आते हैं वो थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए और माना जा रहा है कि पिछली तिमाही से कम यहाँ पे फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े आ सकते हैं। अब रिस्ट्रक्चर्ड बुक या जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, वहाँ पर थोड़ी सी कमी आए वैसे अनुमान बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर ओवरऑल लोन ग्रोथ की बात करें तो 12 से 15% लोन ग्रोथ की उम्मीद बनाई जा रही है। कॉर्पोरेट लोन बुक से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो रिटेल है जो मैक्सिमम पार्ट है उससे काफ़ी सहारा मिलने की आशा यहाँ पे बनाई जा रही है। इसके अलावा ग्रॉस एनपीएस 8.7% हल्की बढ़त, लेकिन नेट एनपीएस यहाँ पे घटकर 3.5% रहने का अनुमान है। इसके अलावा अगर नंबर्स की बात करें टॉप लाइन या नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे लगभग 19% बढ़ सकते हैं 6,788 करोड़ पर। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे लगभग 12% बढ़ने की उम्मीद बनाई जा रही है क्योंकि एनसीएलटी से जो केसेस यहाँ पे सॉल्व हुए हैं उससे रिकवरी काफी आ सकती है। तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस और रिकवरीज पर फोकस। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पर इनफैक्ट व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से विनती ऑर्गेनिक्स को देख लेते हैं। नतीजे अभी भी आए हैं, मुनाफा इनका बढ़कर 71 करोड़ हो गया है और आय 186 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ के आसपास रही है और स्टॉक आप देखेंगे अब 5% के आसपास के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। कुणाल जी, आपका व्यू विनती ऑर्गेनिक्स पर रिजल्ट्स के बाद? देखिए दीपाली, ये एक ऐसा आउट परफॉर्मिंग काउंटर है जिसने जब बाजार में गिरावट आई तो उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सारे फार्मा कंपनीज हमने नीचे आते हुए देखे, इस काउंटर में लगातार तेजी बनी रही और मुझे लगता है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा लिक्विड नहीं रहता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजिशनल बेसिस पर विनाती ऑर्गेनिक्स में शेयर्स हैं मुझे लगता है होल्ड करें। 1750 के लेवल्स भी इस काउंटर में आते हुए दिखेंगे, तो इन स्तरों से भी मुझे तेजी की संभावना दिखती है। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस है 1640 के आसपास, 1640 क्रॉस हुआ तो मुझे लगता है 1740 के टारगेट से बाय करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास है बने रहिए, 1640 पार करेगा स्टॉक तो 1740 तक भी जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी है विनती ऑर्गेनिक्स पर। लेकिन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर राय लेते हैं। किरण जी, पहले तो आप आईसीआईसीआई बैंक पर राय दीजिए। रिजल्ट से पहले ऑलरेडी अगर मुनाफा हो रहा है ट्रेडर्स को तो ले लेना चाहिए या फिर होल्ड रखें अभी भी? नहीं, मेरा मानना है जिस तरीके से ये पिछले 2 दिनों से एक बहुत बड़ी रैली दिलाई है तो मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, यही मुनासिब होगा। मेरा मानना है कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 357 के करीब रखना चाहिए, 10 रुपए नीचे करंट मार्केट प्राइस के कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और टारगेट्स के लिए मान सकते हैं कि काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। आज ही मुझे लगता है कि 372 374 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, 374 तक भी जाने की कोशिश कर सकते हैं और दिन के हाई पॉइंट पर रिजल्ट से पहले आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक। आशु जी, एक्सिस बैंक इस पर राय दीजिए। हालांकि रिजल्ट से पहले जब भी स्टॉक का डिस्कशन हुआ तो व्यू तो खरीदारी का ही था, नितिन जी ने भी खरीदारी की बात की थी और कुणाल जी, राकेश जी भी काफी समय से पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक पर। लेकिन अब बताइए अब क्या करना है रिजल्ट के बाद?
प्रॉफिट बुक करना है दीपाली, बिल्कुल। ये तो मेरा 2019 में भी एक पिक था और ये बजट का पिक भी था कि रिस्पेक्टिव ऑफ बजट अच्छा या बुरा एक्सिस बैंक का लॉन्ग ट्रेड था। मैंने इसको वैसे भी लॉन्ग ट्रेड दिया था, डिलीवरी के लिए भी लॉन्ग ट्रेड दिया था और एक स्ट्रैटेजी भी बनाई थी 650 की कॉल लॉन्ग करके 700 की 2 कॉल्स शॉर्ट करनी है। ये तीनों स्ट्रैटेजीज बहुत फ्रूटफुल रही हैं। स्ट्रैटेजी बुक कर लेनी चाहिए, डिलीवरी वाले को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और जो ट्रेडिंग वाला है उसको प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। बट अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। बट दीपाली, मुझे ओवरऑल मार्केट, जैसे मैंने अभी 3 दिन पहले जब अनिल जी से बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है कि पहले 10,500 और उससे नीचे जाने की भी एक मार्केट में मुझे दिखती है। तो 200 पॉइंट की गिरावट भी आई है। तो क्या होता है कि ऐसे में स्ट्रॉन्ग शेयर भी कभी कभी नीचे आता है और हमने अक्सर देखा है। तो मुझे लगता है कि एज ए डिसिप्लिन एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुनाफा बांध लेना चाहिए राकेश बंसल जी की लैंग्वेज में, और वेट करना चाहिए। जरूर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो मुनाफा यहाँ पर ले लेना है। स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, दोबारा जब खरीदना होगा तो वापस आपको सलाह मिलेगी। लेकिन मार्केट के मूड को देखते हुए सजेशन यही है एक्सिस बैंक पर। लेकिन टोरेंट फार्मा, इसके भी रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, आज ही नतीजे आएंगे। देवांशी से पूछ लेते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद राकेश जी का व्यू भी लेंगे स्टॉक पर। बताइए देवांशी, कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल, टोरेंट फार्मा भी अगर इस साल हम देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़कर आने की उम्मीद बनाई जा रही है। इसका जो पहला रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे जो यूनिकैम का जो कारोबार है उन्होंने एक्वायर किया था, तो इसी की वजह से आपको जो फिगर्स है या जो परसेंटेज चेंज है वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बेस था वो काफ़ी छोटा था, इसकी वजह से भी यहाँ पे आपको नंबर्स ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये तिमाही थोड़ी सी नरम रहेगी, उसके बावजूद यहाँ पे लगभग 7 से 8% का जो ग्रोथ है हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर नंबर्स की बात करें तो एक यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए, कंपनी ने नई दवाई जो लॉन्च की है उससे भी काफ़ी सहारा मिलने की उम्मीद बनाई जा रही है। कामकाज खर्च थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद बनाई जा रही थी और इसके अलावा जो ब्याज आय है वो भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी थी, जिसके कारण यहाँ पे मुनाफे पे थोड़ी सी असर होने की उम्मीद है। लेकिन जो आय है वो 35% बढ़ने की उम्मीद बनाई जा रही है। मार्जिन्स की बात करें, एबिटा की बात करें तो 45% का चेंज हमें ईयर ऑन ईयर देखने की उम्मीद है और जो मुनाफा है वो लगभग 2.5 गुना होने की उम्मीद बनाई जा रही है। एक, जैसे मैंने आपको कहा कि जो अधिग्रहण किए कंपनी ने उसी के जो नंबर्स हैं यहाँ पे एडजस्ट होते हुए दिखेंगे। तो उस हिसाब से तो फिर ये नंबर्स कंपैरेबल नहीं होंगे सालाना आधार पर देवांशी? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 8 to 9% बढ़ने की उम्मीद बनाई जा रही है। ठीक। तो ये जो एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं उसके एडजस्टमेंट के बाद मुनाफा इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्टॉक रिजल्ट से पहले थोड़ा सा ठंडा है। राकेश जी, अब लेवल्स बता दीजिए नतीजों से पहले ऊपर नीचे के कौन से इंपॉर्टेंट होंगे टोरेंट फार्मा पर? देखिए दीपाली जी, टोरेंट फार्मा एक तो टेक्निकली तो अच्छे स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा था, बट नतीजों से पहले अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सप्लाई देखने को मिल रही है और ऊपर से जो स्टॉक है ये फिसला हुआ है। ऊपर में 1875 एक इमीडिएट हर्डल है, नीचे में 1840 एक इमीडिएट सपोर्ट है और इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो तब ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, स्टॉक 1855 के आसपास अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं और जो हाइलाइट्स हैं रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेड हैं वो हमने आपको अभी भी बताई भी हैं। लेकिन आज के सेशन में कुछ और चुनिंदा स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। उसमें से एक है HCL टेक। इनफैक्ट ये स्टॉक भी सुबह आपको दिया गया था स्टॉक ऑफ द डे में रिजल्ट्स के बाद और स्टॉक अभी भी 3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। HCL टेक पर किरण जी आपकी राय, किसी ने अगर अभी भी होल्ड किया हुआ है तो मुनाफा ले ले या फिर रखे अभी भी? HCL टेक चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि मुनाफा नहीं बांधना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि 1050 1060 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए कल तक। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस 1000 के नीचे रखना चाहिए, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, 1017 के आसपास से कारोबार कर रहा है और इनफैक्ट रिजल्ट से पहले जब भी बातचीत हुई HCL टेक की इस हफ्ते के दौरान तो 1050 के टारगेट्स के लिए आपको हमेशा खरीदारी का व्यू मिला और आप देखिए आज ही 1035 के आसपास खुला था, अभी भी 1017 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन इसके अलावा अभी जैसे कि रजत थोड़ी देर पहले खबरों वाले स्टॉक्स बता भी रहे थे कि कई सरकारी बैंक हैं जो कि PCA से बाहर आ सकते हैं। 2 चरणों में सरकार इनको बाहर कर सकती है और पहली लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इनके नाम शामिल हो सकते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक जैसे बैंकों को भी बाहर किया जा सकता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हमने देखे भी थे, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी में इनके काफी सुधार हुआ है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर कुणाल जी आप अपना व्यू दीजिए। कल रिजल्ट्स खराब थे, उसके बावजूद भी बहुत तेजी से रिवर्स हुआ। आज थोड़ा सुस्त जरूर है लेकिन निचले स्तरों से रिकवर हुआ है आज भी। अभी इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए?
देखिए, एक बड़ा पुल बैक हमने कल आते हुए देखा निचले स्तरों से दीपाली, और मुझे लगता है कि आज भी इसमें एक तेजी ही बनी हुई है, हालांकि थोड़ा सुस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 100 के आंकड़े को पार करेगा, इसमें 105 106 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 100 हालांकि इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 97.50 का भाव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 100 पार हो तब इसमें नई खरीद करें। जिन्होंने पहले निचले स्तरों पर खरीदा और मुनाफे में है, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए। 100 पार करेगा तभी इस काउंटर में नया मोमेंटम बनेगा, और वो एक काफी बड़ी चुनौती होगी। तो 100 के ऊपर मेरी बाय की राय। ठीक है, अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है। 100 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो डेफिनेटली खरीदारी का व्यू है। बैंक ऑफ इंडिया में अभी 97 के आसपास कर रहा है कारोबार। निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल कहां होगी उस पर बातचीत करेंगे रजत से, लेकिन उससे पहले कैस्ट्रॉल को और एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं और स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये काफी ऊपर नीचे आज दिन भर हुआ है, 164 के आसपास अभी ये बना हुआ है। राकेश जी, अपना व्यू दे दीजिए कैस्ट्रॉल पर, रिजल्ट से पहले क्या करें? देखिए दीपाली जी, ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी और अब नतीजों से पहले एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। किसी ने खरीदा हुआ है तो 162 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, 167 के ऊपर निकले तब नई खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, ये राय है कैस्ट्रॉल पर। 167 के आसपास अभी कर रहा है कारोबार। लेकिन कल है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी कहाँ होगी, इस पर रजत ने हर बार की तरह किया है पोल। और इनफैक्ट रजत, इतनी मुश्किल आपको किसी सीरीज में नहीं होगी जितनी जनवरी सीरीज में हुई है। मतलब बैंक निफ्टी ने तो स्पेशली काफी ऊपर नीचे के गोते खाए हैं। बैंक निफ्टी गोता नहीं, एक तरफा चाल पकड़े हुए। आपने बता दिया एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में तो जो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं उसकी लिमिट को ओवरशूट कर गया। बहुत तेजी आज, लेकिन अभी मतलब ये इतनी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं थी। हाँ, और वो भी बजट से पहले कहीं ना कहीं मूव पॉजिटिव बन रहा है। अभी भी कॉशियस रहने की सलाह देखिए, बजट से एक दिन पहले का समय है जब एक्सपायरी कट रही है। तो बहुत ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी कल के सत्र के लिए। पहले मैं निफ्टी का पोल बताऊं तो उसमें अभी का तो डेटा बता रहा है 10,600 की पुट में आज बहुत राइटिंग हुई, 10,700 की कॉल में एकदम से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये 10,600 से 700 की रेंज ही नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर निफ्टी। कल के ट्रेडिंग सत्र में भी मैक्सिमम 10,600 10,800 की रेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीद है नहीं। लेकिन जो ज़्यादा जानकार पोजीशन बनाए हुए हैं इसमें वो 10,600 से 10,650 ये 40%, 10,650 से 10,700 30% जानकार मान रहे हैं कि एक्सपायरी की रेंज ये हो सकती है। और इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी फिलहाल के हिसाब से, डेटा के हिसाब से बहुत कम बताई जा रही है। 25% ये बताते हैं कि मुनाफा वसूली हो रही है, होगी तो फिर 10,550 से 10,600 तक भी स्लिप कर सकते हैं। 10,600 नीचे और ऊपर वो दिख भी रहा है। जो ब्रॉडर रेंज रहेगी वो यही 100 अंकों की रहेगी निफ्टी में, 10,600 से 10,700 जिसकी वजह एक्सपायरी हो सकती है। अभी कोई ऐसा डेटा बन भी नहीं रहा। और इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो यहाँ पर अगर एक्सिस और आईसीआईसी मूव ना आया होता तो कोई बहुत इतना नहीं चलता है, पर अभी ये लिमिट ओवरशूट कर चुका है। 10,600 से 800 और 26,800 से 26,900 बहुत कम जानकार मान रहे थे, लेकिन उसी रेंज में आके खड़ा हो गया। जब पोल किया गया था तब यहाँ पर 26,600 से 26,700 40% और 26,700 26,800 ये 35% जानकार मान रहे थे कि यहाँ पर एक्सपायरी कटेगी। लेकिन फरवरी सीरीज में अगर बेट लगानी हो तो डेटा जहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है उसमें निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं। या आईसीआईसी और एक्सिस ने मूड सुधार दिया पूरे बैंकिंग क्षेत्र का। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा और आईटी ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर मूव पॉजिटिव बन सकता है। जहाँ गिरावट होगी वहाँ पर तेल मार्केटिंग कंपनीज का नाम शामिल है, एनबीएफसी, सीमेंट और मेटल। ठीक है, ये फरवरी के लिए आप बता रहे हैं? फरवरी के लिए। ठीक है, तो पर ये बजट पे सारा का सारा डिपेंड करेगा, वो बजट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो निजी बैंक, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी ये फोकस में रहेंगे सेक्टर्स। और इस बीच हेरिटेज फूड्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। इंडेक्स पर व्यू लेंगे आशु जी का, निफ्टी बैंक दोनों पर। लेकिन हेरिटेज फूड्स मुनाफा 20 करोड़ आया है और स्टॉक 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। बता दें आपको 15 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ से, माफ कीजिए, घटकर मुनाफा 20 करोड़ के आसपास आया है हेरिटेज फूड्स का। स्टॉक 11 रुपए ऊपर है। कुणाल जी एक बार फटाफट से चार्ट्स देखिए जब तक और डिटेल्स आए हेरिटेज फूड्स की। एक व्यू दीजिए अपना चार्ट्स पर। देखिए, चार्ट कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है दीपाली, और 490 पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। 483 रुपए का भाव है। मुझे लगता है कि जब 490 को पार करेगा तभी इसमें मोमेंटम बनेगा और फिर शायद ये तेजी भी दिखाए। लेकिन 490 जब तक पार ना हो तब तक नई खरीद की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। नीचे की ओर 475 पे सपोर्ट है और ये लेवल टूटा तो फिर इसमें भारी मंदी देखने को मिल सकती है। तो 475 के नीचे बेचें और 490 के ऊपर बाय करें। 20 रुपए की जो दायरा है इसमें मुझे लगता है कि अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। हेरिटेज फूड 476 के आसपास अभी कर रहा है ट्रेड। छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसमें रिजल्ट्स के हिसाब से ट्रेड। ये कुणाल जी का व्यू है। लेकिन आशु जी पहले तो निफ्टी पर अपना व्यू दीजिए, आप कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपायरी? दीपाली, मुझे लगता है कि एक्सपायरी 10,600 के पास होनी चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेरी पुल बैक हमने आज देखा है मुझे लगता नहीं कि सस्टेन करेगा। बट समवेयर 600 और 700 के बीच में होनी चाहिए। 700 के ऊपर डिफिकल्ट लगती है, बट टुवर्ड 600 लगती है।
दीपाली, हमने फरवरी के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी दी हुई थी, जनवरी के लिए 900 और 700 के एक बेयर स्प्रेड दिया हुआ था, दोनों स्प्रेड्स इस वक्त प्रॉफिटेबल है। दीपाली, जिस तरह से DHFL का ये कोबरा पोस्ट आया है या जो बाकी माहौल बन रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि एक मंदी बन सकती है और फरवरी के लिए पुट्स जरूर होनी चाहिए सबके पास, और बियर स्प्रेड जरूर होने चाहिए, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स भी शॉर्ट होने चाहिए, ऑटो स्टॉक होने चाहिए। मैं कल के लिए भी बोलता हूं, मुझे लगता है कि ITC, मारुति, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो कल भी अभी और गिर सकते हैं और लोएस्ट पे बंद हो सकते हैं। सो आई थिंक कल का भी मुझे कुछ सेलेक्टिव शॉर्ट्स लगते हैं, और मुझे फरवरी में भी लगता है कि जो एक्सपायरी कैसे भी हो, लेकिन बियर स्प्रेड जरूर होना चाहिए। अगर किसी को और सेफ बियर स्प्रेड बनाना है तो 10,600 की फरवरी की एक पुट लेके 10,200 की फरवरी की 2 पुट बेच दीजिए। ये 400 पॉइंट का स्प्रेड है, सेफ्टी टिल 9,800 है, कॉस्ट इसकी 50 रुपए है, लेकिन ये 50 रुपए की कॉस्ट इनकर करना फरवरी के लिए वर्थ है, क्योंकि दीपाली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं, होता है नहीं होता टाइम विल टेल, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई ट्रेड रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ट्रेड काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बन जाए। आशुष जी, एक बार स्ट्रैटेजी दोबारा रिवाइज कीजिए जो आपने बताई अभी फरवरी की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर। 10,600 की एक पुट लेनी है, जिसका दीपाली अभी जो प्राइस है फरवरी का उसका है एक 150 to 153, और 10,200 की दो बेचनी है, जिसका भाव है 53-54। तो हम 152 रुपए का लेंगे और 108 रुपए का हम बेचेंगे, तो ये मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी कोई 44 रुपीज, 45 रुपीज। ये 45 रुपीज में एक बियर स्प्रेड बना के, जिसको और सेफ्टी खेलनी है और 9,800 तक सेफ है, ये बियर स्प्रेड मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको मिली है, 10,600 की एक पुट लेनी है, 152-53 का भाव है, और 10,200 की 2 पुट बेचनी है 53-54 के भाव पर। तो ये ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने की सलाह आपको दी गई। ऑटो स्टॉक्स का आशु जी आप जिक्र कर रहे हैं, हीरो मोटो पर इनफैक्ट फिर आपका व्यू लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हीरो मोटो के कल रिजल्ट्स आएंगे। हम बताएंगे भी व्यूअर्स को कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कुछ ही देर में हीरो मोटो कॉप को लेकर, और तब आपकी राय भी लेंगे। इस स्टॉक पर अभी 2600 के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन उससे पहले कुछ और शेयर्स देख लेते हैं। राकेश जी, गोदरेज कंज्यूमर, ये आपने देखा 8% नीचे आज आपका बिकवाली का ट्रेड था इस हफ्ते। ये बिल्कुल दीपाली जी, बिकवाली का ट्रेड था और इसको राइट लेवल्स पर हम लोगों ने शेयर करा था और अराउंड 764 के अराउंड सेल बेचने की राय दी थी। अब तो दीपाली जी काफ़ी गिर चुका है और नीचे में अब अहम सपोर्ट 670 672 के अराउंड आता है, तो किसी ने अगर बेचा हुआ है तो नीचे मुनाफे को बांधना चाहिए और इन स्तरों पर 680 के अराउंड नई शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 689 पर अभी ये कारोबार कर रहा है। हद से यहाँ से और नीचे गया तो 680 तक जा सकता है, उसके नीचे आपको बिकवाली का ट्रेड नहीं लेना। ऑलरेडी काफी गिरा है इस हफ्ते, और रिजल्ट से पहले ही जो स्ट्रैटेजी आपको मिली थी वो बिकवाली की मिली थी राकेश जी की ओर से, और स्टॉक अब 8% लुढ़का हुआ है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में, अभी हम बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहे थे, एक और बैंक का उस पर राय ले लेते, वो है कैनरा बैंक का। 250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अभी दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है। कल भी हमने काफी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से सरकारी बैंकों में देखी थी। किरण जी, एक अपनी राय दीजिए, कैनरा बैंक पर पिछले 15-20 मिनटों में स्पेशली थोड़ा सा एक्शन तेज हुआ है स्टॉक में। हाँ, 3-4 रुपए बढ़ गया है पिछले आधे घंटे में, और जो पुलबैक रैली है वो शायद 255 257 तक चल सकती है। तो ये अपसाइड्स कैप देखने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इधर से बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जो हमने फॉल देखा था करीबन 290 से करीबन 240 तक, उसका एक पुलबैक रैली है, और यही अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन से इधर से बाहर निकलने की सलाह होगी 255 257 के करीब। ठीक है, 255 257 जाए, वहां पर मुनाफा बुक कर लीजिए अगर आपने खरीदा हुआ है कैनरा बैंक। ये स्ट्रैटेजी है इस स्टॉक पर। अभी 2% के आसपास की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन आईबी हाउसिंग, ये स्टॉक आज भी 5% लुढ़का हुआ है, और इसके कल रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं पहले ये समझ लेते हैं, और उसके बाद स्टॉक पर व्यू भी लेंगे। कुशल हमारे साथ मौजूद है एक्सपेक्टेशंस लेकर। बताइए कुशल, कैसे नंबर्स आ रहे हैं? जी हाँ, तो आईबी हाउसिंग की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के फ्रंट पर ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आने का संभावना है। अगर हम एनआईए की बात करें तो उसमें करीब मात्र 3% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, और साथ साथ क्योंकि
रीज़न इसका यह है कि जो ब्याज खर्च है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से एनआईए पर दबाव देखने को मिला। साथ साथ अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो उसमें भी प्रोविजनिंग जो है कंपनी ने तिमाही दर तिमाही आधार पर 40 करोड़ से 75 करोड़ तक कंपनी ने प्रोविजनिंग का अनुमान लगाया है। और साथ साथ अगर हम मुनाफे की बात करें तो उसमें करीब 7% की गिरावट तिमाही दर तिमाही आधार पर होने की संभावना है, क्योंकि प्रोविजनिंग और टैक्स दर जो है उसमें 1% की जो बढ़त हुई है उसकी वजह से भी मुनाफे पर खासा असर देखने को मिल सकता है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो पिछली तिमाही में जीएनपीए की बात करें तो 0.77% था और वहीं एनएनपीए 0.58% था। अब ये नंबर जब आएंगे तो ये देखने वाली बात रहेगी तो कि एसेट क्वालिटी में कैसा ट्रेंड कंपनी सामने लेकर आती है एनबीएफसी क्राइसिस के बाद। तो ओवरऑल और अगर हम एयूएम की बात करें तो उसमें पिछले 4 तिमाहियों से लगातार जो एयूएम ग्रोथ है वो गिरती जा रही है और इस बारी सबसे कम रही है पिछले 4 तिमाहियों में से। तो ओवरऑल एयूएम की ग्रोथ जो है वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे रहेंगे। तो ओवरऑल नंबर जो है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के। नंबर्स अच्छे नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी लगातार गिर रहा है, आज भी 6% नीचे है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले 63 मून्स को देख लेते हैं, जिसका नाम पहले फाइनेंशियल टेक होता था। अभी खबर आई है कि इनको राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। दरअसल एनएससीएल विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर इनके जो जितने भी ऑपरेटिंग अकाउंट्स थे उनको फ्रोज करने की बात हुई थी, साथ ही इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज करने की बात हुई थी। तो फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इसीलिए स्टॉक ने किया है रिएक्ट और स्टॉक अब 12 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड। कुणाल जी, आपकी राय 63 मून्स पर? देखिए, इस स्टॉक की अगर आप बात करें दीपाली तो ये लगातार एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और आज इसमें ज़रूर एक पुल बैक मिल रहा है इस खबर के चलते, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं देता हूँ। इनफैक्ट जिनके पास पुरानी पोजीशन है, कोई भी उछाल इसमें मिलता है, आपको दोबारा से 100 के ऊपर ये जाता हुआ दिखता है, 105 106 का लेवल भी आए तो उन स्तरों पर मुझे लगता है कि निकलने का प्रयास करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें न रखें, उछाल में मेरे राय में निकलना चाहिए। ठीक है, उछाल पर निकलने की सलाह है। खबर क्योंकि राहत भरी है इसीलिए स्टॉक में भी राहत आई और स्टॉक अब सडन स्पर्ट के साथ कर रहा है ट्रेड। लेकिन अभी आईबी हाउसिंग का कुशल जिक्र कर रहे थे, नंबर्स खराब आ रहे हैं। आशु जी, आईबी हाउसिंग तो लगातार आपने बोला है बेचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब ये बताइए कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, स्टॉक ऑलरेडी पहले काफी गिर चुका है, और कितना नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है? दीपाली, ये तो अनिल जी आज नहीं है, नहीं तो मैं तो उनको थैंक यू कहना चाहता था कि पिछले 2-4 दिन में उन्होंने काफी अच्छी सेल कॉल्स दी डीएचएफएल और आईबुल्स पे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी मिसिंग मुझे नहीं लगी। बट दीपाली, जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है, हम तो 800 लेवल से बेचते थे, जो ये भाव आ गए हैं, मुझे इन दोनों में बहुत डर लग रहा है दीपाली के और भी नीचे के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है ये कोई सिंपल ब्रेकडाउन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अब ओवरबॉट इसमें कट रहा है दीपाली, ओवरबॉट पहले बहुत कट चुका था, लोग इसको शॉर्ट करते थे और शॉर्ट को कंफर्टेबली पैसे आ रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत ही नेगेटिव साइन है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। तो दीपाली, आई डोंट नो, ये बहुत भी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, बट जिस तरह से इनमें ब्रेकडाउन हुए हैं, तो मुझे कहना है कि किसी भी भाव पे, एक चीज तो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, किसी भी भाव पे टेम्प्ट होके कि इससे नीचे क्या जाएगा, काफी घट गया, 15 दिन पहले ये भाव था, मत लेना इसको बिल्कुल भी। लेना नहीं है, दूर रहना है, स्टॉक और नीचे जा सकता है, रिजल्ट्स खराब आने हैं और स्टॉक आप देखिए आज भी 5-5.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब 1 तारीख को बजट पेश होगा, सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अब तक अपने सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बताया है तो अभी भी जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए जी फैमिली चैनल को, और सिर्फ 39 रुपीज़ आपको उसके लिए स्पेंड करने हैं, क्योंकि अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा चैनल देखना है और उसी हिसाब से आपको पैसे भी चुकाने हैं। तो अगर अपने पसंदीदा चैनल जी बिजनेस को आपको देखना है, मुनाफा कमाना है, तो तुरंत अपने, इनफैक्ट कल का वेट भी मत कीजिए, आज ही जाइए अपने सर्विस प्रोवाइडर पर और उनसे जी फैमिली के या फिर जी पैक की मांग कीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 39 रुपीज़ के आसपास चुकाने होंगे। और वैसे भी बजट पर एक बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देखेंगे, आसान भाषा में बजट को समझेंगे और सारे तमाम बड़े चेहरे हमारे साथ शो पर मौजूद भी रहेंगे। लेकिन बजट से पहले ही जी बिजनेस ने एक शुरुआत की है खास सेगमेंट की, जहां पर हम बजट से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज को डिकोड कर रहे हैं और आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। और उसी कड़ी में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने समझाया है कि जीडीपी आखिर क्या होता है। सुनने में तो ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या रेलेवेंस है, वो देखिए। बजट में एक बड़ा अहमियत वाला आंकड़ा है और वो है जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा, यानी कि देश में आर्थिक विकास कितनी तेजी से हो रहा है।
जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि पूरे साल भर में देश ने कितने सामानों का उत्पादन प्रोडक्शन किया और कितनी सर्विसेज दी, इन दोनों की टोटल जोड़ लीजिए। आमतौर पर देखिए ग्रोथ कहाँ होती है, 3 सेक्टर हैं, कृषि है, उद्योग है और साथ ही साथ सर्विसेज। इन तीनों की ग्रोथ को जोड़कर एक आंकड़ा लाया जाता है, उसे कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर। वैसे आपको बता दूं, पता भी होगा, हिंदुस्तान विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है इस वक्त। तो ऐसे में वित्त मंत्री जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या कहते हैं बजट में, ये बेहद अहमियत वाला है। आमतौर पर अंदाजा यह है कि 7 से 7.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ सरकार तय करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। तो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा जितना ऊपर, जितना बेहतर वित्त मंत्री बताएंगे, बाजार उतना ही ज्यादा खुश होगा, थम्स अप देगा। तो बजट से जुड़े हुए टर्मोलॉजी सिर्फ 1 मिनट में आपको भी बताई गई और अभी जीडीपी का जिक्र हुआ। लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, 26,900 के नजदीक आ चुका है और आईसीआईसीआई बैंक भी उसी तर्ज से बढ़ रहा है, ये भी अब 6% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन इस बीच राकेश जी के रडार पर आ रहा है स्टॉक, तो यहाँ से सीधे रुक करेंगे बीटीएसटीटी का। राकेश जी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आप 2:45 के बाद ट्रेड देंगे। नहीं दीपाली जी, आप सब लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं और दूसरा एक हाउसिंग फाइनेंस जिसके आज नतीजे हैं और नतीजों से पहले चार्ट्स पे ब्रेकडाउन है, वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पर बिकवाली की राय है, नतीजों से पहले एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड है, 453 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं और 420 के टारगेट के लिए एलआईसी पर एक बिकवाली की राय है। क्लियर एक डिस्टॉर्शन है पैटर्न पर और यहाँ पर 20-25 रुपए स्टॉक मौजूदा स्तरों से गिरने का पोटेंशियल रखता है। जहां पे एचडीएफसी से दिग्गज निराश कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता नहीं है कि एलआईसी हाउसिंग से कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा। चार्ट्स नेगेटिव है, यहाँ पे बिकवाली की राय है। ठीक है, तो ये सिर्फ रिजल्ट्स के हिसाब से और कल तक के लिए स्ट्रैटेजी है। 420 का टारगेट, 453 का स्टॉप लॉस, बेचने की सलाह है एलआईसी हाउसिंग। और जब आप एनबीएफसीज की बात कर ही रहे हैं राकेश जी, तो एक स्टॉक और है चोलामंडलम, इसके भी रिजल्ट अभी आने बाकी हैं और स्टॉक रिजल्ट से पहले हो रहा है थोड़ा सा मजबूत। तो राय ले लेते हैं किरण जी की कि रिजल्ट से पहले इसमें करना क्या है, बताइए किरण जी। देखिए, चोलामंडलम में इधर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अच्छी खासी बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली है और सपोर्ट के नजदीक है। पिछला स्विंग लो भी करीबन 1060 के करीब था और अभी आज का लो देखे तो 1090 के करीब है। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी डाउनसाइड देखने को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी पुल बैक रैली देखने को मिल जानी चाहिए। पुल बैक रैली करीबन 1180 तक जाने की संभावना है। तो लॉन्ग पोजीशन जिनके है बिल्कुल बनाए, अभी 105 का रखना चाहिए। ठीक है, 95 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी की पोजीशंस है तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी 11 रुपए ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन ये तो आज आने वाले रिजल्ट्स की बात हुई, अब पूरा फोकस करते हैं जो रिजल्ट्स कल जारी होंगे और उसमें से एक है हीरो मोटो कॉर्प। और रजत हमारे साथ मौजूद हैं उन की एक्सपेक्टेशंस लेकर। उसके बाद आशु जी आपका व्यू भी लेंगे रिजल्ट से पहले करना क्या है। लेकिन बताइए, बजाज ऑटो के खराब नंबर्स के बाद कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए हीरो मोटो कॉर्प से या फिर नहीं? बजाज ऑटो के खराब नंबर्स, ऑपरेटिंग लिहाज से कमजोर नंबर्स और अब हीरो मोटो कॉर्प के नतीजे जारी होंगे, वहां तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनाफे के तौर पे भी 6% की गिरावट देखने को मिलेगी सालाना आधार पर। हीरो मोटो कॉर्प जो नंबर इस बार रिपोर्ट कर सकता है वो है 750। मुनाफा लगभग 6% घटेगा, 1091 करोड़ की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा के तौर पे मार्जिन्स कमजोर होंगे, लगभग 1.5% से 1.25% के आसपास की गिरावट मार्जिन्स पे देखने को मिल सकती है। देखिए, मुद्दा यही है कि वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही आधार पर तो बिल्कुल गिरावट ही देखने को मिल रही है तमाम ऑटो कंपनियों की, लेकिन सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ वॉल्यूम पे देखने को मिलेगी। हुआ यह है कि इन्होंने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई, वॉल्यूम ठीक बढ़ते हुए नजर आए सालाना आधार पर, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनके कच्चे माल की कीमतें ज्यादा हुई, नए प्रोडक्ट पे जो लॉन्च हुए उस पर खर्चा ज़्यादा हो गया, टैक्स दरों में बढ़ोतरी हुई, उसका असर ये होगा कि मुनाफा तिमाही दर तिमाही आधार पर भी घटेगा और सालाना आधार पर भी घटेगा और मार्जिन 1.5% से लेकर 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कमजोर नतीजे हीरो मोटो को। ठीक है, खराब नंबर्स रहेंगे। बजाज ऑटो से जितने खराब नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा खराब आने की संभावना है हीरो मोटो कॉर्प की। अब आशु जी आप बताइए अपना व्यू।
दीपाली, मेरा व्यू पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर सुन लीजिए। मैंने अभी भी निफ्टी में कहा था कि ये एक्सपायरी नीचे की तरफ कटेगी और अभी पिछले 5 मिनट के अंदर 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दीपाली कि मुझे नीचे का बहुत डर लग रहा है। आज अनिल जी नहीं है, नहीं तो मुझे कहते हैं कि आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अपना डर शेयर कर रहा हूँ कि नीचे का घर ओपन है निफ्टी का। पीयर स्प्रेड जरूर होना चाहिए, 1:2 नहीं तो 1:1 होना चाहिए। दीपाली, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही खराब दिख रहे हैं। उनमें से एक नया स्टॉक और आइडेंटिफाई किया है। पहले आईटीसी पिछले हफ्ते आइडेंटिफाई किया था जो कोई नहीं बोल रहा था। अब मैं बोल रहा हूं भारती एयरटेल। मुझे भारती एयरटेल में भी लगता है कि एक खराब आगे का फ्यूचर दिख रहा है और ये भी मुझे नीचे की तरफ लगता है कि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। आईटीसी, मारुति, बजाज ऑटो, येस बैंक सुबह दीपाली सब तेजी में थे। सुबह खुला था 208 रुपए के अराउंड, तभी मैंने मैसेज करके अनिल जी को कहा था कि 210 की पुट लेनी है। अभी 198.99 है, ये भी कल लोएस्ट पे बंद हो सकता है। सो दीपाली, एक आध स्टॉक को छोड़ के डाबर है जैसे उसके रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, बाकी स्टॉक्स में बहुत खराब दिख रहा है। और निफ्टी भी मेरे को जो ब्रेकडाउन दिख रहा है वो बहुत डर लग रहा है। और मेरा ये मानना है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब आपसे शेयर करना। अच्छा, ये बताइए, आपने पहले तो मैं आपसे बात भारतीय एयरटेल पर भी करूंगी, लेकिन निफ्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो डर है आपका, इस डर में कितना नीचे आपको जाते हुए दिख रहा है? ये 500 के नीचे भी स्लिप हो सकता है, फिर वहां आके रुकेगा? दीपाली, जब जाएगा तो नहीं रुकेगा, उससे भी नीचे जाएगा। इसलिए मैंने नया स्प्रेड 10,600 और 200 का दिया है। नॉर्मली मैं इन द मनी स्प्रेड देता हूं, जो मैंने पहले भी दिए थे 10,900, 10,500, बट इसी डर की वजह से मैंने जो लिया है ये भी 10,600 आउट ऑफ द मनी लिया है और 10,200, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। बाकी दीपाली, मैं कुणाल जी से लिमिटेड इंटरवेंशन भी चाहूंगा, अगर वो कुछ लेवल्स बता दें। वैसे वो बोलेंगे कि मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं प्रीएम्प्ट ही करें, लेकिन क्योंकि बाद में तो सब बात करते हैं, पहले बात करने का ही सबसे बड़ा मजा आता है। बट कुणाल जी, अगर आप मुझे निफ्टी वाले व्यू पे थोड़ा सा कुछ शेयर कर पाए तो। देखिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे आशु जी। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है और निफ्टी में और नीचे के लेवल्स आएंगे। एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, ये 10,620 के आसपास है और 10,620, 10,600 टूटेगा तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं और बड़ी गिरावट आ सकती है। एक बार के लिए आपको 10,500, 10,450 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट है और इवेंट के आसपास जैसा आप जानते हैं कि वॉलेटिलिटी रहती है, तो वॉलेटाइल मार्केट में मुझे लगता है 10,800, 10,600 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। 10,600 टूटा तो गिरावट और गहराएगी। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ये है दीपाली। जी आशु जी बताइए। दीपाली, इसीलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स से शेयर कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फंसे नहीं। पुट्स जरूर होनी चाहिए, इवेंट और नो इवेंट, बजट से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएं। एलटीसीजी मेरे हिसाब से 99% कुछ नहीं हटेगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी। और ये जो कुणाल जी 620 का लेवल बोल रहे हैं, ये भी आप दीपाली देखिए 690 था अभी 15 मिनट पहले। निफ्टी आपने मुझसे पूछा और मैंने कहा था टुवर्ड 600 ही मिनिमम एक्सपायरी होगी। 15 मिनट के अंदर निफ्टी 50 से 60 पॉइंट टूट गया है। और ये एनबीएफसीज, ये सारे के सारे जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं बहुत खराब दिख रहे हैं दीपाली। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जी बिजनेस में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको जरूर माइंड में रखें और कॉशियस रहे, क्योंकि पैसा बचाना है हम सबको। ठीक है, तो ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन आशु जी जो एक कॉल आपने बताई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अभी भी थोड़ा नीचे भी आया है और रिजल्ट्स भी आने हैं इसके कल। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब रिलायंस जियो के रिजल्ट्स आते हैं तब भी ये स्टॉक गिरता है और जब अपने आ रहे हैं तो उससे पहले भी इसने कमजोरी दिखानी शुरू कर दी है। आपसे या फिर कुणाल जी से मैं पूछूंगी कि रिजल्ट से पहले बिकवाली करनी चाहिए या फिर नहीं। आपने तो कहा है कि कमजोर होगा ये स्टॉक, लेकिन पहले कुशल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भारती एयरटेल को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं क्या। बताइए कुशल, कैसे नंबर्स आ रहे हैं? जी हाँ, तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स ओके साइड पे ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं उम्मीद है, पर फिर भी जितनी मार्जिनल उम्मीद है वो फ्लैट, लगभग फ्लैट से ओके रहने का अनुमान है। अगर हम आय फ्रंट पे बात करें तो करीब 1% बढ़ने की आय में संभावना है। अगर हम अफ्रीकन बिजनेस की बात करें तो उसमें 2% की बढ़त का अनुमान है, पर डोमेस्टिक फ्रंट पे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रह सकती है, क्योंकि जो 6% सब्सक्राइबर बेस है वो इनके टूटे हैं।
तो उस वजह से थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। पर आरपू के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कंपनी का आरपू 100 से 103 हो सकता है इस तिमाही के हिसाब से। पर अगर हम एबिटा फ्रंट पर बात करें तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको नज़र आ सकता है, करीब 1% की गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है। और मुनाफे फ्रंट पे बात करें तो इस पे मैं आपको बता दूं कि एक एडजस्टमेंट है, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसमें करीब 354 करोड़ का घाटा आने की संभावना है इस तिमाही में, जिसकी वजह से 119 करोड़ के मुनाफे से पिछली तिमाही में इस बारी करीब 705 करोड़ का घाटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो ओके से थोड़े से बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, नंबर्स कोई खास नहीं आ रहे हैं भारतीय एयरटेल के। आशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दो चीजें कहनी है दीपाली मुझे। एक तो भारती का एक जो बड़ी मंदी लगती है वो कहां तक है और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कुणाल जी से एक लिमिटेड इंटरवेंशन से दिला दीजिए। फिर मैं भारती के कॉन्सेप्ट पे भी बात करना चाहूंगा दीपाली जी। कुणाल जी बताइए लेवल्स। देखिए, भारतीय एयरटेल काफी कमजोर स्ट्रक्चर है दीपाली, और देखिए लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आया है। चार्ट पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, यानी कि देखिए पिटा हुआ शेयर है, इसमें कोई नई तेजी बनी हो या ये बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो जो कि बिल्कुल टॉप के आसपास हो तो इसमें भारी गिरावट आएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। इस काउंटर में 290 के आसपास एक बहुत मजबूत और पुराना ट्रेडिशनल सपोर्ट लेवल है। 290 मुझे लगता है कि जब इसमें टूटेगा तभी इसमें कोई भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो 290 से 287 का जो रीजन है ये बड़ा सपोर्ट है, वहां तक डेफिनेटली फिसल सकता है और 290 आने में कोई खास बड़ी बात नहीं है। ऊपर की ओर 330 का अहम स्तर है और मान लीजिए इसमें तेजी बनती है रिजल्ट के बाद तो 330 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मैं सहमत हूं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़ी मंदी के लिए प्ले कर रहे हैं जैसे आशु जी आमतौर पर करते हैं तो 290 के नीचे मुझे लगता है बेचें, बेहतर रहे। आशु जी एक चीज बताइए, ये तो जब से जियो के नंबर्स आए तब से लगातार गिर ही रहा है, और कितना गिरेगा? दीपाली मुझे तो इस कंपनी से ऐसा डर लग रहा है। मैं आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अभी तक ये इसलिए चल रहा था क्योंकि जियो का जो पेनिट्रेशन था वो इतना बढ़ नहीं रहा था दीपाली, क्योंकि आज की डेट में हर एक यूजर इतना परेशान हो चुका है। अब मैंने पिछले एक महीने से, मतलब मैं कोई जियो का बहुत बड़ा फैन नहीं था दीपाली। एक तो वो जो उसके नंबर्स पहले जिस तरह से आए थे तो सबको लगता था कितने अजीब से नंबर हैं, बट भारती में जिस तरह से मैं ट्रैवल करता हूं टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, अहमदाबाद टू राजकोट, दिल्ली टू आगरा, कल मैं करनाल गया था, आगरा, कानपुर, जयपुर, किसी भी रास्ते में भारतीय एयरटेल का मुझे इतना खराब नेटवर्क मिलता था। और मैं आपको बता नहीं सकता कि दीपाली जियो लेने के बाद, जियो का नेटवर्क लेने के बाद आई एम टोटली सोल्ड आउट टू जियो। एंड ये चीज मुझे इतनी कन्विंसिंग लग रही है। एंड मैं इतना सरप्राइज होता हूं दीपाली कि वो जो एक भारती का ऐड आता है ना, आज अनिल जी नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता क्योंकि मीडिया में उनकी बहुत जान पहचान है। भारती का जो ऐड आता है वो जो लड़की पहाड़ों में, जंगलों में और कहीं ऐसे सुनसान जगहों पे भी कहती है कि नेटवर्क आ रहा है, मैं कहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कनॉट प्लेस में ऑफिस है, 5 किलोमीटर में मेरा घर है और उस 5 किलोमीटर में 4 किलोमीटर ऐसे हैं कि जहां पे नेटवर्क नहीं आता और कनॉट प्लेस में भी नहीं आता। तो ये सब करने के बाद मुझे भारती नहीं, क्योंकि भारती का पहले कोई तर्क नहीं था, लेकिन आज जियो आने के बाद मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे ये पेनिट्रेशन इतनी होगी कि अगर भारती को रियलाइज नहीं हुआ तो ये आरकॉम की तरह बन सकता है। मैं इतनी बड़ी मंदी की बात मतलब कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कर रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से कि अगर उन्होंने नहीं संभाला, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस, उसका फोन हो तो सिर्फ यही कहते हैं कि कैन यू हेयर मी, क्या आवाज आ रही है, क्या बात कर पा रहे हैं, क्या इस तरह से अगर कोई नेटवर्क होगा तो कब तक चलेगा। लेकिन उसका ऑल्टरनेट नहीं था। लेकिन जियो ने जिस तरह से प्रूव किया, आई वॉज टोटली सरप्राइज एंड सोल्ड आउट टू जियो। इनफैक्ट कुणाल जी, आप तो इस बात से तो आप भी सहमत करेंगे, इनफैक्ट बाकी केस भी सहमत करेंगे कि पहाड़ों पर, जंगलों में जाकर नेटवर्क की तो बात छोड़िए, नेटवर्क के तो नॉर्मली बहुत इशू है। नहीं दीपाली, देखिए ये भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा काम कर रहा है जनहित में, क्योंकि देखिए अगर इनका नेट चलता रहा आशु जी का तो ये जहां इनको अवसर मिलेगा पूरे बाजार को शॉर्ट करते रहेंगे, तो इसीलिए आधे समय इनका नेट बंद रहता है। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि भारतीय अच्छा काम कर रहा है। बोलिए आशु जी। ये दीपाली जी बोलिए। दीपाली ये बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। और ये जो मैंने यूजर एक्सपीरियंस किया है वो जी बिजनेस, क्योंकि वहां पे एयरटेल पे मेरी बात भी नहीं होती और जियो से मैं जी बिजनेस लाइव देख पा रहा था, तो इस चीज ने मेरी ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आंखें खोल दी कि जैसे मैं कॉन्सेप्ट लेके आता हूं कि किसमें ब्रेकडाउन होते हैं, तो ये अगला ब्रेकडाउन मेरे को नजर आता है। चलिए, ये तो आपने बहुत मतलब जो ये एनालिसिस किया इंटरेस्टिंग है काफी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि आरकॉम जैसा भी हाल इसका हो सकता है। अब लेवल्स आप फटाफट से बताइए। कुणाल जी तो 290 की बात कर रहे हैं कि उसके नीचे ही मंदी करनी है। देखिए दीपाली, मेरे तो पोजिशनल मंदी होती है और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
तो मैं तो 200-310 से आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को भी बोला हुआ है कि जो जिसको फ्रेश शॉर्ट भी करना है कर सकता है पोजिशनल फरवरी के लिए। तो मैं तो वेट करूंगा कि 290 भी टूट जाएगा, बट मैंने जैसे बोला कि आई लाइक टू बी अहेड ऑफ द कर्व। 290 टूटता है, कब टूटेगा तब लोग बेचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो बेचने की रिकमेंडेशन दे दी है एंड प्योरली ऑन दिस कॉन्सेप्ट। और ये इस कॉन्सेप्ट में दीपाली जो यूजर एक्सपीरियंस है, अल्टीमेटली जो मार्केट है किसी भी कंजम्पशन थ्योरी के अंदर, वो मार्केट सबसे बड़ा जज होता है और वो क्लियरली बोलता है। तो ये चीज है ना, ये धीरे धीरे देखना कि जियो की पेनिट्रेशन किस तरह से होगी अनलेस दे ड्रास्टिकली चेंज। आज इनको अगर कंप्लेंट भी करने जाओ तो ये टावर की कंप्लेंट करते हैं कि वहां टावर नहीं है, यहां टावर नहीं लगने देते। सो आई डोंट नो जियो ने कहां टावर लगाए हैं, कैसे किए हैं। सो इस बेसिस पे मुझे कोई लेवल नहीं है। ये लेवल तो मैंने कुणाल जी से सिर्फ एक व्यूअर्स के लिए, बाकियों के लिए लिया है, क्योंकि लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट मेरा थीम है कि इसकी डाउनवर्ड जर्नी बड़ी वाली स्टार्ट हो चुकी है। कुणाल जी, आपकी कोई खास टिप्पणी? अनिल जी, मुझे एक दीपाली जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशु जी बहुत ही खतरनाक कस्टमर हैं। अगर जो भी लोग आशु जी को सेवाएं दे रहे हैं या अपना उत्पाद बेच रहे हैं, उनको बहुत सतर्क होना चाहिए। मान लीजिए कभी भी नाराज हो गए आशु जी तो सीधा आपका शेयर शॉर्ट करवा देंगे, तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। चलिए ठीक है, भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स का यहाँ पर एनालिसिस हुआ है। स्टॉक कमजोरी डेफिनेटली दिखा रहा है और लगातार गिर रहा है ये पिछले 15-20 दिनों से तो स्पेशली, और 300 अंकों के नीचे, 300 के नीचे इनफैक्ट अभी आने की कर रहा है तैयारी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, किरण जी एक बार इसके चार्ट्स देखिए, इसके अभी भी रिजल्ट्स आए हैं। 15 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ के आसपास मुनाफा आया है और 835 करोड़ से बढ़कर 980 करोड़ आई है आय, और स्टॉक 5 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार लेवल्स इसके बता दीजिए ऊपर नीचे के। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, मेरा मानना है कि इधर से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मुझे ये चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। आप अपनी राय दीजिए इस पर राकेश जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर। देखिए दीपाली जी, इस स्टॉक में कोई ऐसा टेक्निकल रुझान ऐसा नहीं है कि किसी तरीके की खरीदारी की जाए। और नीचे में अगर आप देखें तो 477 478 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में 512-13 के राउंड एक रेजिस्टेंस आता है। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि किसी तरीके की जल्दबाजी की जाए, बट अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे निकल के क्लोजिंग देता है तो काफी दिक्कत मुझे लगता है देखने को मिलेगी। फॉर द टाइम बिंग इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। यूपीएल पावर ग्रिड पर भी राय लेंगे, लेकिन एक स्टॉक जिस पर हमने एक्सपेक्टेशंस तो जानी लेकिन व्यू नहीं लिया, वो था हीरो मोटोकॉर्प। फटाफट से किरण जी इस पर एक राय दे दीजिए। आशु जी को तो ऑटो स्टॉक्स लगातार कमजोर लग रहे हैं और उनका व्यू तो नेगेटिव ही है। आप बताइए लेवल्स इसके लिए रिजल्ट से पहले, या फिर स्ट्रैटेजी क्या रखें? नहीं, बेच के ही चलना चाहिए। बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सब चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत ही खराब है। और इधर से मेरा मानना है कि निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। अगर आप अगले सीरीज की बात कर रहे हैं तो करीबन 2420 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इधर से करीबन 200 पॉइंट्स की डाउन मूव ओपन होती नजर आ रही है। इसने जो स्विंग बॉटम क्रैक किया है 2670 का, वो बहुत ही अहम है और जिसके नीचे कंटिन्यूसली ये वीकनेस ही दर्शाता नजर आ रहा है। तो खरीदने की जल्दबाजी ना करें, यही सलाह होगी। ठीक है, 2605 के आसपास कर रहा है कारोबार हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक। बाजार ऊपरी स्तर से नीचे आया है, अब 30 अंक नीचे है निफ्टी 10,627 के लेवल पर। ऊपरी स्तरों से इनफैक्ट जैसे कि आशु जी ने शुरुआत में कहा था, वहां से तो ऑलमोस्ट 50 अंक नीचे है। और निफ्टी बैंक आप देखेंगे 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त थी इस शो की शुरुआत में, अब सिर्फ 190 अंकों की बढ़त रह गई है। 26,700 के आसपास ये कर रहा है कारोबार। लेकिन रिजल्ट कल और पावर ग्रिड करेंगे। यूपीएल पर संदीप ग्रोवर से कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट से पहले की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। बताइए संदीप, कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है? देखिए यूपीएल की जहाँ तक बात है तो आय जरूर 13% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी। एक तो इनका जो इंडिया बिजनेस है, जो घरेलू बिजनेस है, वहाँ पे 5 से 6% के आसपास की ग्रोथ रहेगी क्योंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, लैटिन अमेरिका कारोबार इनका जो है वहाँ पे 20 से 25% की ग्रोथ रह सकती है, तो उससे ज़रूर इनके जो आय फ्रंट के नंबर्स हैं उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी। यही कारण है कि कारोबारी मुनाफा भी करीब 17% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखिए मार्जिन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, 19.8% के मुकाबले 20.4 ही आएंगे, क्योंकि एक तो इनके खर्चे बढ़ रहे हैं और दूसरा रुपया कमजोर था, तो उससे जो मार्जिन सुधार है उसकी जो उम्मीद है वो आप कमी लगा के चलिए। और मुनाफे की जहाँ तक बात है, इस बार इनका जो टैक्स दर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले बार अगर आप देखें तो एक टैक्स रिवर्सल भी था, तो इस बार जो टैक्स का आउटगो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, जिस वजह से कारोबारी मुनाफा तो 17% बढ़ेगा, लेकिन जो मुनाफा है वो महज 1.5% के आसपास ही बढ़ेगा और 583 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 0.5% ऊपर है स्टॉक यूपीएल का। रिजल्ट्स कल आएंगे। राकेश जी, कोई स्ट्रैटेजी बनाए रिजल्ट से पहले यूपीएल पर?
देखिए दीपाली जी, यूपीएल जो है नतीजों से पहले टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है और इसने 744 745 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट ले रखा है और टेक्निकली बायस पॉजिटिव है, 790 तक के स्टॉक जा सकता है। तो दीपाली जी लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आशु जी जिस तरीके से ऑप्शन की स्ट्रेटजी देते हैं इसमें कुछ स्ट्रेटजी बना पाए तो। आशु जी, आपका लिमिटेड इंटरवेंशन चाहते हैं राकेश जी यूपीएल पर? अरे मैं तो बहुत गदगद खुश हो गया राकेश जी ने स्ट्रैटेजी ली है, बट दीपाली मुझे थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा। तो एक इंस्टेंट मैं चार्ट्स नहीं देखता हूं, तो मुझे डेटा और स्ट्राइक प्राइसेस और लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी किस में है, तो मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे, नहीं तो मैं कल जरूर शेयर करता हूँ। ठीक है, आप देखिए डेटा, तब तक पावर ग्रिड पर और बात कर लेते हैं। इसके रिजल्ट्स भी कल आएंगे। संदीप से पूछ लेते हैं कि पावर ग्रिड के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बताइए। पावर ग्रिड के नंबर अच्छे रहेंगे दीपाली। देखिए इनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने ये नए एसेट्स जोड़ते हैं, जिसको हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। इस बार हमारा अनुमान है कि कैपिटलाइजेशन करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास का होगा, जिस वजह से आप देखिए इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 12 साढ़े 12% के आसपास की रहेगी। जो पावर ट्रांसमिशन कारोबार है उसके अलावा इनका टेलीकॉम का और कंसल्टेंसी का कारोबार भी है, और वहाँ पर भी ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि 5 से 15% तक की ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी। कारोबारी मुनाफा करीब 11.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, 7520 करोड़ रुपये के आसपास के नंबर आ सकते हैं। मार्जिन्स मोर लेस फ्लैट रहेंगे 89% के आसपास के, लेकिन जो मुनाफे की ग्रोथ है वो आपको कारोबारी मुनाफे से ज़्यादा नजर आएगी। हालांकि नए एसेट्स जुड़ रहे हैं तो इनका डेप्रिसिएशन और ब्याज कट बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इस बार इनके जो टैक्स दर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो जो कम टैक्स भुगतान होगा उस वजह से मुनाफे में हो सकता है कि 15.5% की ग्रोथ आए और 2360 करोड़ रुपए के मुनाफे का नंबर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। पावर ग्रिड के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक पर राय लेंगे बाद में, क्योंकि पहले लेंगे चार्ट कॉर्नर। सीधे बजाते हैं बिगुल और रुक करते हैं चार्ट कॉर्नर का। कुणाल जी, 3 बजे के आसपास का और क्लोजिंग के शो का कोई शुभ मुहूर्त है क्या? क्योंकि आजकल आप मॉर्निंग की बजाय इस शो में और स्पेशली इसी समय के आसपास चार्ट कॉर्नर देते हैं। दीपाली जी, कोई ऐसे खास मुहूर्त नहीं है, लेकिन बाजार जिस तरह का सुस्त है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, और आशु जी शो पर हों तो वैसे ही थोड़ा दबाव रहता है। मुझे लगता है देखिए अभी बेचना चाहिए ऑयल इंडिया, जिसमें कि स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, ये काउंटर अंडर परफॉर्मिंग है, और आप देखिए इसकी तुलना करिए एचपीसीएल बीपीसीएल के साथ या किसी भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ, आप देखते हैं कि वो उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर स्ट्रक्चर यहां पर है। आज इसको चुनने की वजह है कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की पोजीशंस यहां बनी हुई है ये स्टॉक भारी मंदी के लिए तैयार हो रहा है। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करना है ऑयल इंडिया। ओवर टू राकेश। दीपाली जी, काफी वीक टेक्निकल रुझान है, और जैसे आपने पूछा देखिए चार्ट कॉर्नर हम प्रेफर करते हैं टूवर्ड्स क्लोजिंग, क्योंकि टूवर्ड्स क्लोजिंग जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं उसमें फेलियर की गुंजाइश नहीं रहती है, और क्लोजिंग बेसिस पर इसने एक मेजर नेकलाइन को तोड़ा है। और इसकी तुलना दीपाली जी एचपीसीएल बीपीसीएल से नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने तो काफी बार रैली भी ली है, ये तो मरा हुआ स्टॉक है, और अब इसने एक बड़ी ट्रेंड लाइन तोड़ी है, और यहाँ पर एक्सपायरी के नजरिए से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 170 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की राय है 163.50 यहाँ पहला टारगेट होगा, 161 दूसरा टारगेट है, और इन टारगेट्स के लिए ऑयल इंडिया पे बिकवाली की राय है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां रखना है? 170 तो 170 का स्टॉप लॉस, टारगेट 163.50 और 161 का टारगेट है। आशु सर, आज मेरे को ना, आप जब आप थे ना स्क्रीन पर तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं आज तो मार्केट डिच कर जाएगा। आज आशु सर स्क्रीन पे बैठे हैं और हो सकता है डे हाई पे आके मार्केट बंद हो जाए, लेकिन वो बात मेरे मन में ही रह गई। कर ही दिया आखिरकार आपकी पर्सनैलिटी ने काम, और जाते जाते बाजार को आप डे लो के आसपास ही बंद करके जा रहे हैं। अब बस मेरे को सिर्फ आपसे ये पूछना है, ये 10,500 ये बजट से पहले आ जाएगा, कल का दिन भी बाकी है, या फिर बजट का हम एक बार इंतजार कर लें तब आएगा 10,500? डिम्पी, पहले तो प्लीज मेरे को ना आप इतना ऐसे मत बोला करिए, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये मैं मार्केट के पीछे चलता हूं, मार्केट मेरे पीछे नहीं चलती है। मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह मार्केट जा रही है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं।
सो प्लीज मेरे को इतनी बड़ी ये उपाधि, पदवी और ये बदनाम मत करिए प्लीज, क्योंकि लोग बहुत उल्टा सीधा सोचते और कहते हैं कि मंदी के बारे में। मैंने बोला कि मैं मार्केट के पीछे चलने की कोशिश करता हूं, मार्केट मेरे पीछे नहीं चलती। शो के शुरू में मैंने बोल दिया था मुझे 10,600 की तरफ लग रहा है। डिम्पी आप सुन नहीं रहे थे शायद, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, मुझे फरवरी में आने वाले टाइम में जो ओवरऑल एनवायरमेंट है और जिस तरह से मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल्स दिख रहे हैं, मुझे बड़ी मंदी के आसार भी दिखते हैं। लेकिन ये मार्केट है, होती नहीं होती है, लेकिन हमें जरूर प्रिपेयर रहना चाहिए। और जी बिजनेस के व्यूअर्स को और अपने सारे क्लाइंट्स को हमने यही शेयर किया है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि बियर स्प्रेड और पुट सिलेक्टिव स्टॉक्स की जरूर होनी चाहिए। जो मैंने स्टॉक्स भी शेयर किए जो मंदी के दौर पे हैं, अभी भी मारुति और काफी नीचे जा सकता है, बजाज ऑटो जा सकता है, येस बैंक जा सकता है, भारती के बारे में बात की है, मेटल्स में सेल और आईटीसी, डीएचएफएल, आईबुल हाउसिंग, ये सब के सब है जिस तरह से ब्रेकडाउन हुए हैं, इन सब में काफी नीचे के लेवल है। और ऐसे माहौल में जब डिम्पी जब इस तरह से होता है ना, तो वो वाइड स्प्रेड मंदी बन जाती है, तो उसमें जो अच्छा स्टॉक है वो भी नहीं टिक पाता है कई बार। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जरूर कॉशियस रहना चाहिए। जैसा आप कहते हैं पैसा बने नहीं, लेकिन पैसा बचना जरूर चाहिए। लोगों को ये बात कई बार पसंद नहीं आती है मंदी की, बट मैंने बोला कि मैं मार्केट के पीछे चलने की कोशिश करता हूं, मार्केट मेरे पीछे नहीं चलती। एंड प्लीज मेरे को इतना मत बोला करिए डिम्पिया। नहीं, पर ठीक है, सही समय पे आशु जी ने व्यू दिया, तब बाजार बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, 10 अंक ऊपर था आई गेस। और अब देखिए ऊपरी स्तरों से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी। लेकिन एनएमडीसी अब इस पर करते हैं फोकस, रिजल्ट्स आएंगे कल और आशीष हमारे साथ मौजूद है एक्सपेक्टेशंस लेकर। बताइए आशीष। दीपाली, एनएमडीसी के नतीजे अच्छे रहने का ही अनुमान है। पिछले साल इवैक्यूएशन इश्यूज थे, इसलिए लो बेस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स पे काफ़ी बेहतर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। आय के मार्जिन के दौरान आयरन ओर के प्राइसेस करीब 2 बार घटाए गए थे, लेकिन हायर ऑफटेक की वजह से, जैसे मैंने बताया आपको, मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली आय में ग्रोथ धीमी रहेगी। मुनाफा 1160 करोड़ रहने का अनुमान है और आय में करीब 23% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है एनएमडीसी के, और आशु जी से तो व्यू लेना गलत है, मेटल्स पर तो उनका व्यू पूरा नेगेटिव है। किरण जी, आपकी कोई स्ट्रैटेजी एनएमडीसी पर रिजल्ट से पहले लेनी चाहिए या पे छोड़ दें? नहीं, पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 98-99 है, ये अगर निकल जाता है तो फिर हम 105 की बात करेंगे। तो पहला पड़ाव करीबन 100 रुपए का रहेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर वापस एक बार तेजी करनी चाहिए और 4-5 रुपए के लिए। ठीक है किरण जी, सुबह आपकी जो एक कॉल थी ना, एक तो पेट्रोनेट एलएनजी मेरे को अच्छी तरह से याद है, दूसरा था आपका ल्यूपिन ने आज बेस तो नहीं खोया अपना, अभी भी 865 बना हुआ है, 4-4.5 रुपये ऊपर है। इसको रखना चाहिए अभी। आज जिन्होंने सौदे अभी बनाए हैं वो अपना सौदे को कैरी करके जाएं, कल के लिए ले जाएं। बिल्कुल, लुपिन को लेके चलना चाहिए, पेट्रोनेट को निकल देना चाहिए। लुपिन में मेरा मानना है कि ये रख के चलना चाहिए, और एक बार 876 क्रॉस करे तो और भी एग्रेसिवली ऐड करनी चाहिए। तो अब 900 की तैयारी हो रही है। इधर सिर्फ आपको अभी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और आज के जो लॉन्ग पोजीशंस की अनवाइंडिंग पिछले थोड़ी मिनट पहले देखने को मिली, तो इससे डरना नहीं चाहिए। आपका मीडियम टर्म यानी 2-3 दिन का अगर व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस 855 का रखना चाहिए। ठीक है, तो ल्यूपिन में आप बने रहें। आज का जो सौदे बने हैं ल्यूपिन में वो आप बरकरार भी रख सकते हैं। नितिन का पीसीआर शुरू करते हैं, जानते हैं आज उनकी लिस्ट में अब कौन सा शेयर है जो रिजल्ट के हिसाब से आपको कॉल और पुट में या फिर सीधा फ्यूचर्स में भी लेना है। तो नितिन का पीसीआर शुरू कर रहे हैं। नितिन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज करीब 9 फ्यूचर्स के शेयर थे, 4 निफ्टी के, 13 कंपनियों में से सिर्फ एक ही कंपनी चुनी। हम हालांकि उम्मीद ज़्यादा की कर रहे थे, लेकिन वो क्या सटीक साबित हुई वो था आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि आशु भी इस पे कई बार बुलिश रहे हैं, और आज आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से आपकी रणनीति ने कमाल किया। दिन के ऊपरी स्तरों पर इस समय आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है। इसको पहले तो इसके बारे में बताइए, इसको भी कंटिन्यू करना है कि नहीं, और आपके टारगेट शायद लग भी गए होंगे ऑप्शंस के, जो सीधा आपने ऑप्शंस दी थी। और अगला शेयर कौन सा जिस पे आपका फोकस है अभी? देखिए डिम्पी जी, टारगेट 9 रुपए का लग गया, अभी 7.5 चल रहा है। अगर आपने टारगेट पे बुक किया तो दोबारा से लेना चाहिए। 7.5 रुपए के आसपास 365 की कॉल ऑप्शन है।
कल कैरी करना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में जैसा डेटा आज बना है ऐसा मैंने डेटा आईसीआईसी बैंक में लास्ट 20 दिन में इतना पॉजिटिव डेटा नहीं देखा। इसका मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है डेटा में, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग आईसीआईसी बैंक कल दे सकता है, जिसमें इसका रेट करीब 380 तक मूव कर सकता है। तो एक स्ट्रेटजी ये आप कर सकते हैं कि 365 की कॉल में प्रॉफिट बन रहा है, तो जितना प्रॉफिट बन गया है उतने ही प्रीमियम का हम एक बार 370 या 375 की कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं, सो दैट कि अगर ऊपर खुलता है तो मेरे को रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बना लिया है, और ऊपर की कॉल हम ले लेंगे 375 की, जो आपको मिल जानी चाहिए अभी करीब करीब 3.5 रुपए में। तो एक ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेके सेम कॉल को कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा रिवाइज टारगेट इसमें करीब जो 8 रुपए की कॉल ऑप्शन है अभी 365 वाली, इसमें 14-15 का आ रहा है। तो डेटा देख के मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और बहुत तेज इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइंग इमर्ज होके आ रही है, तो ये इसमें पॉजिटिव व्यू रख के कैरी करनी चाहिए। दूसरी आज के लिए मेरी कॉल है एनएमडीसी की, 95 स्ट्राइक की हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। इसमें डेटा काफी स्ट्रांग है, अभी 1 रुपया 50 पैसे पे ये आपको कॉल मिल रही है। इसके रिजल्ट्स कल हैं। इसके टारगेट मैं करीब करीब 4 से 5 रुपए लेकर के चल रहा हूं, और स्टॉप लॉस हम 50 पैसे के आसपास का रखेंगे। ठीक है, 100 रुपये की एक कॉल आपको मिल जाएगी 95 की, और 50 पैसे का रखना है स्टॉप लॉस, 5 रुपये का टारगेट। थोड़ी देर पहले आशीष बता भी रहे थे कि इसके नंबर इस बार ठीक है, एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के इसके नंबर ठीक दिख रहे हैं आपको। 5 रुपये का टारगेट है। इसके अलावा कोई और ट्रेड सर नितिन जी? नहीं, आज भी फिर एक थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी एनएमडीसी निकाली है, सिर्फ कल एक मॉर्निंग में कोशिश कर रहा हूँ कुछ दूर नया निकाल के। तो 5 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें करें ट्रेड, और 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। 95 की स्ट्राइक की कॉल है, 31 तारीख वाली कॉल है, जो कि कल में एक्सपायर हो जाएगी, तो ज़्यादा रखना भी नहीं है। आप चाहें तो कल वाला ही पोजीशन है, सिर्फ कल में आप इससे फ्री भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका कार्यक्रम में जुड़ के बताने के लिए। इस बीच 2 शेयर है, एक तो मेरे को आशु से पूछना है और एक कुणाल से पूछना है। पहले आशु मैं आपसे पूछता हूँ, कंटेनर कॉरपोरेशन ये ठीक बजट से पहले थोड़ी सी स्ट्रेंथ आज दिखाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ प्राइस पे, कन्विक्शन पे पता नहीं, डे हाई पे कर रहा है बंद ये। इसमें कुछ पोजीशन बना के रखें, मेरे को सिर्फ 2-3 दिन के लिए अगर ट्रेड लेना हो, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ 5 शेयरों की, तो कंटेनर कॉरपोरेशन उसमें से एक है क्या? डिम्पी, मुझे नहीं लगता कि बजट के चलते, मैं कह रहा हूँ बजट में मुझे लगता है कि 75% चांस है अगर आप इस तरह की कोई पोजीशन बनाएंगे तो डिसअपॉइंट होगी। डिम्पी, अगर ऑन रिकॉर्ड अगर आज आप बोलें कि कोई भी अगर लॉन्ग कॉल लेनी है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बेसिस पे और ओवरऑल थीम के बेसिस पे, मैंने भी दीपाली से बोला था कि डाबर जरूर लॉन्ग कर सकते हैं, या उसकी इन द मनी ऑप्शन जो इसी एक्सपायरी की ले सकते हैं या फरवरी की भी ले सकते हैं। सो अदर देन दैट डिम्पी, मुझे अभी लॉन्ग और ये कंटेनर कॉरपोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। एंड पर्टिकुलरली बजट से रिलेटेड मैं फिर बोलता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट होगी लोगों को, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ ले लेते हैं तो नहीं। बजट पॉपुलिस्ट आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, पॉपुलिस्ट नहीं आएगा तो हम नाराज हो जाएंगे। एलटीसीजी जैसे मैंने अपना तर्क किया कि जितनी मर्जी मुहिम सबने चलाई हो, लेकिन 99% एलटीसीजी बिल्कुल नहीं हटेगा, तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट्स फिर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बजट के चलते ऐसी पंटिंग नहीं करनी चाहिए। डन। एस्ट्रा माइक्रोवेव के स्टॉक वो लेना या बेचना चाहिए डिम्पी जो बियॉन्ड बजट हो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपके पास आ ही रहा हूँ वापस, उस बियॉन्ड बजट वाले शेयर्स कुछ एक हिसाब से जरूर जानूंगा, लेकिन इस बीच में एस्ट्रा माइक्रोवेव के नंबर आ गए हैं। एक बार जरा मैं पहले वो दर्शकों के सामने रख दूं, ये 16.5 करोड़ से बढ़कर इनका मुनाफा 18.5 करोड़ हुआ है, और आय में थोड़ी कमी आई है, 86 करोड़ से घटकर 75 है। बंसल जी, इसमें कोई ट्रेड है या फिर छोड़ दें? कमज़ोर तो हो ही गया है, प्राइस में तो है शेयर कमज़ोर ही था, नंबर भी कोई एक्साइटिंग तो है नहीं। देखिए डिम्पी, काफ़ी ख़राब टेक्निकल रुझान है, काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और जिन स्तरों पे स्टॉक चल रहा है, नीचे में अगर ये 74 के नीचे निकलता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, 74 के नीचे डिम्पी अगर निकल के क्लोजिंग देता है तो एक फ्री फॉल टुवर्ड 60 रुपीज़ तक का देखने को मिलेगा। तो लगभग 20% का फॉल मुझे लगता है 74 के नीचे देखने को मिलेगा। उछाल पे बिकवाली की राय है और 74 के नीचे शॉर्टिंग की राय है। साल पर बेचना है, 74 का लेवल टूटेगा तो स्टॉक हो जाएगा और कमजोर, उस स्थिति में 60 तक ही स्लिप हो सकता है। लेकिन एक स्टॉक जो 2-3 दिनों में स्पेशली काफी मजबूत हुआ है वो है एनबीसीसी का। और किरण जी, आप इस पर राय दे दीजिए, अब मुनाफा बुक कर ले तेजी वाले ट्रेडर्स या फिर रखें अभी भी? अच्छा चार्ट पैटर्न है और मेरा मानना है कि और 3 रुपये की गुंजाइश है इधर से, तो आपका स्टॉप लॉस 58 रखना चाहिए, 1.5 रुपए, 3 रुपए के ऊपर वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए, यानी 63-64 लेवल पे रिव्यू लेना चाहिए।
अगर ये लेवल निकल जाए तो मेरा मानना है कि 68 की बात करेंगे, तो इधर से काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। क्या भी रहते ना कि डाबर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके नतीजे भी आ रहे हैं। पहले रजत को अपने साथ जोड़ते हैं, एक बार जरा प्रीव्यू समझ लेते हैं, वापस मैं इसी कंजम्पशन बेस्ड कुछ और थ्योरी के शेयर आपसे ज़रूर समझूंगा। एक बार पहले जरा डाबर के बारे में राय ले लें। रजत बताएं कैसे आ रहे हैं नतीजे इसके? जी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 8% मुनाफे की फिगर जो बढ़ती हुई नजर आएगी। फिगर 359 करोड़ एक्सपेक्टेड है। 360 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है वो डाबर पोस्ट कर सकते हैं वर्सेस 333 करोड़, और जो आय है उस पर भी 10% के आसपास का ही इजाफा देखने को मिलेगा। 2160 करोड़ की फिगर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाबर जो आय के तौर पर पेश करेगा, और कामकाजी मुनाफा भी 7.8% यानी कि 8% के आसपास ही बढ़ सकता है। इसमें 435 करोड़ का एबिटा कंपनी रिपोर्ट करेगी। मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव रह सकता है। देखिए, इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है डाबर की, गोदरेज कंज्यूमर की तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आई थी, लेकिन डाबर की 8 से 9% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ी और साथ साथ विज्ञापन खर्च को ज़्यादा करना पड़ा, उसके कारण यहाँ पर मार्जिन पे असर आता हुआ नजर आएगा। हेयर ऑयल सेगमेंट जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ओरल केयर सेगमेंट, इन दोनों में ही कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, तो उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी, वो देखने को मिलेगी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों सेगमेंट्स जो होंगे उनका प्रदर्शन कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, मेन ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारोबार है, इंटरनेशनल बिजनेस, वो अब कुल आय में लगभग 1/3 हिस्सा होल्ड करता है। 1/3 रेवेन्यू ये इंटरनेशनल ऑपरेशन से, खासतौर से जो सऊदी अरब है, तुर्की, साथ ही साथ दुबई जैसी कंट्रीज़ यहाँ पर बिक्री के जरिए होती है, वहाँ पर जो मेन रेवेन्यू कलेक्शन होंगे वो मौजूदा तिमाही में देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछली तिमाही में कोई इतने स्ट्रॉन्ग फिगर्स नहीं आएंगे, और तुर्की की करेंसी में तो गिरावट भी देखने को मिली थी, उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस फीके रहेंगे और साथ ही साथ मुनाफा मात्र 8% बढ़ेगा। ठीक है, 8% बढ़ेगा मुनाफा। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस थोड़े से सुस्त रह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 9% के दायरे में आ सकती है। स्टॉक जो बाजार ऊपरी स्तरों से नीचे आया भी है, उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आशु जी स्टॉक पर पॉजिटिव है, लेकिन आशु जी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं होती है, उनका आउटलुक होता है, एक व्यू होता है जो कि पॉजिटिव है। अब डाबर पर रिजल्ट्स के हिसाब से लेवल्स जान लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? ये डाबर हनी जैसा मीठा स्वाद दे सकता है रिजल्ट्स के बाद, या फिर थोड़ा तीखा हाजमोला की तरह? दीपाली, देखिए, स्ट्रक्चर अच्छा है डाबर का, और डाबर लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और जहां हम देख रहे हैं कि बाकी स्टॉक्स में करेक्शन भी आया है, ये स्टॉक अपने आप को संभाले हुए है। एक रेजिस्टेंस चार्ट पर 435 पर नजर आती है। 435 जैसे ही ये काउंटर, इसमें जैसे ये लेवल ये काउंटर ब्रीच करेगा, मुझे लगता है कि 450 455 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन सामने ही रेजिस्टेंस है, तो एक बार रेजिस्टेंस टूट जाए तब मुझे लगता है कि नहीं खरीद करनी चाहिए। कोल इंडिया पर डिम्पी खबर आई है बीएससी पर अभी भी कि 4 फरवरी यानी मंडे को बजट के बाद पहला कारोबारी दिन होगा, उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर वो डिसीजन लेंगे। तो बायबैक पर कंपनी का बोर्ड मिल रहा है, बीएससी पर ये आई है अभी खबर मुश्किल से 2 मिनट पहले, और 4 फरवरी को ये डिसीजन लिया जाएगा। स्टॉक 225 के आसपास कर रहा है कारोबार, और इनफैक्ट कल संजीव भसीन हमारे साथ मौजूद थे बजट पे, उनको तो स्टॉक बहुत पसंद है, खरीदारी का व्यू दिया था। लेकिन लेवल्स पर राय ले लेते हैं। किरण जी, एक बार राय दीजिए अपनी कोल इंडिया पर। किरण जी, क्या व्यू है आपका कोल इंडिया पर? चलिए ठीक है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। राकेश जी, आप अपनी राय दे दीजिए। देखिए दीपाली जी, मेरी राय अब ये है कि कोल इंडिया एक परपेचुअल शॉर्ट बन चुका है। उछाल पे यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। ये स्टॉक ने एक जो लिस्टिंग के बाद के जो लोस थे उनको तोड़ के नीचे आया है, और किसी भी जो भी कोई पुल बैक आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ जैसे आई हुई है शेयर बायबैक को लेकर, तो मुझे लगता है उसको यूज़ करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, और नई खरीदारी यहाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आशु, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ये समझने में है कि आपकी वो सूची कौन सी है जो आप बना रहे हैं इस समय, इवेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए। अगर चलो इवेंट मैं छोड़ भी देता हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन इस समय मार्केट को ध्यान में रखते हुए शेयर की सूची कौन सी है? एक तो मेरे को समझ में आ गया, आपने डाबर बताया, आईसीआईसीआई बैंक का है वो भी पता लग गया, उसमें नितिन जी का कॉन्फिडेंस भी आ गया। इसके अलावा और कौन से शेयर है? डिम्पी, मैंने अपनी बजट पिक एक्सेस भी दी थी, उसमें एक अपमूव आया, स्ट्रैटेजीज बुक भी करवाई हैं। मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कल तक शेयर करूंगा, मुझे एक्सेस ही ऊपर लगता है। अब फरवरी की स्ट्रैटेजीज है ना, उसमें डिम्पी क्योंकि मार्केट किस तरफ से आज या कल में बंद होती है, या किस तरफ मतलब किस लेवल पे जाती है, और किस लेवल पे कुछ स्टॉक्स बंद होते हैं, आई थिंक आई विल क्रिएट फ्यू स्ट्रैटेजीज। डिम्पी, मैं कल आपसे शेयर करूंगा, नहीं तो परसों तो इंसिडेंटली बजट पे हम साथ ही हैं,
तो फरवरी की स्ट्रैटेजीज, और डिम्पी मेरी स्ट्रैटेजीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कल नहीं बनाई या 1 घंटे में नहीं बनाई तो मिस कर जाएंगे, बट ये 3-4 स्टॉक है। मैं फिर बोलता हूं, मुझे एक्सिस अभी भी पॉजिटिव लगता है। कोटक की हमारी ये 1200-1300 वाली स्ट्रैटेजी इस महीने बहुत सक्सेसफुल रही थी। शायद कुछ ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं फिर कोटक में फरवरी के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि कोटक ने भी ऊपर के लेवल से फिर एक करेक्टिव मूव दिया है, और ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये प्राइवेट बैंक स्पेस में और कुछ एफएमसीजी या कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर, इसके अलावा डिम्पी कोई भी रुझान पॉजिटिव नहीं है। और ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी डिम्पी मैं फिर बोलता हूं कि जितनी भी दी थी, लेना ऑप्शन से है, बेच फ्यूचर सकते हैं। इस बार भी देखिए डिम्पी 1-1, 2-2 लॉट में स्टॉक्स देखिए, मारुति या बाकी एनबीएफसीज किस तरह के लॉसेस क्लाइंट को हुए हैं। आईटीसी देखिए डिम्पी 292 पे बोला था, 274, एक लॉट में 50-50 हजार का लॉस होता है। तो मैं फिर बोलता हूं सारे व्यूअर्स को कि प्लीज जो भी आप बाय करिए ऑप्शन के थ्रू करिए, मेरी राय है ये, या ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाइए। सेलिंग में फिर भी मैं कोशिश करता हूं, पुट्स ले भी सकते हैं लेकिन फ्यूचर भी बेच सकते हैं, क्योंकि जब फॉल होता है ना, वही जो डिम्पी में बात करते हैं कि चढ़ना ऊपर जाना सीढ़ियों की तरह होता है और नीचे लिफ्ट की तरह आता है, तो लिफ्ट तो जरूर मिस नहीं करना चाहिए। तो डिम्पी मुझे 1 दिन दीजिए, मैं सारी स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगे आशु जी की ओर से दोबारा से इन स्टॉक्स पर। लेकिन राकेश जी के रडार पर इस बीच एक स्टॉक आ रहा है, तो सीधे रुक करते हैं BTSTT का। बताइए राकेश जी। दीपाली जी, बेगवाली की राय है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इस स्टॉक ने एक बड़ी अच्छी रैली दिखाई। दिसंबर के महीने में रैली शुरू हुई है और अभी भी जनवरी तक रैली चली है। अब इसमें एक नेकलाइन टूट गई है और स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर हो रहा है। दीपाली जी, जिन लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया, ये सोच के लिया है कि ये कभी एचडीएफसी बनेगा, एचडीएफसी बैंक बनेगा, और वो दोनों स्टॉक्स ऊपर से गिर चुके हैं। और यहां पर भी मुझे लगता है अब एक करेक्शन देखने को मिलेगी। यहां पर एक्सपायरी के नजरिए से शॉर्टिंग का एक व्यू है। 46.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 43 रुपीज के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बिकवाली की राय है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करना बेचना है। वैसे भी आज दिन भर इसने कोई मौका ही नहीं दिया, भले बाजार ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, ये एक तरफ काम कर रहा था, ये कमजोर था, डे लो पे कमजोरी के साथ क्लोज कर रहा है। ये फर्स्ट साइन होता है किसी भी शेयर को पहचानने का कि मार्केट के साथ कोरिलेटेड है कि नहीं है, और अपना स्ट्रक्चर उसका खैर वीक है ही, डे लो पे इस समय का कामकाज करते हुए। वेदांता के भी नंबर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एनएमडीसी के बारे में बता रहे थे आशीष आपको। आशीष जी आपको बताएंगे क्योंकि मेटल्स कवर करते हैं, तो वेदांता के नतीजे कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद एक बार जरा व्यू इस पर टेक्निकल व्यू भी लेंगे। आशीष बताएं, वेदांता के नतीजे कैसे आ रहे हैं? नतीजे कमजोर ही रहने का अनुमान है। तिमाही के दौरान अक्रॉस नॉन फेरस मेटल्स में 18 से 20% की गिरावट देखने को मिली थी, जिसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कही जाए तो सारे पैरामीटर्स अक्रॉस, मुनाफा हो, आय हो, एबिटा हो, सब में गिरावट देखने को मिलेगी। तुतिकोरियन प्लांट जो बंद हुआ है उसका एबिटा में कंट्रीब्यूशन लगभग 5% है, इसकी वजह से एबिटा में भी थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। 1678 करोड़ रहने का अनुमान है मुनाफे का, और आय में करीब 12% की गिरावट देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान जिंक का प्रदर्शन कंपैरेटिवली बेहतर था, इसलिए वहाँ से स्पेशल डिविडेंड आने की उम्मीद है, जिसके चलते वेदांता की अन्य आय में बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये वेदांता के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, वेदांता पर राय लेंगे। लेकिन बैन से बेनिफिट भी तैयार है, रजत है हमारे साथ, तो सीधे रुक करते हैं बैन से बेनिफिट का। बताइए रजत। जी बिल्कुल, ऑलरेडी जो 5 स्टॉक्स हैं उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी कि वो बैन में ही रहेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया, DHFL दीवान हाउसिंग, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर और साथ ही साथ जैन इरिगेशन, यहाँ पर सभी में ही 80% से ऊपर की पोजीशंस खड़ी हैं। सबसे कम पोजीशन है जैन इरिगेशन पेपर, ये भी 85.6% के आसपास इससे मार्केट वाइड पोजीशन खड़ी हैं। जब तक 80% के नीचे नहीं जाते तो कोई भी स्टॉक बैन में नहीं आएगा, और मात्र एक ट्रेडिंग सेशन बचेगा एक्सपायरी कटने में। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कल भी वो काट की थी, आज भी वो काट की ज़्यादा है, लेकिन उसमें अनवाइंड हो जाती हैं पोजीशंस लेटर हाफ में। अभी डेटा शो कर रहा है कि 105% पोजीशन, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 95% वो क्रॉस हो चुकी है वो कार्ड में। लेकिन पिछले 3 दिन से यही हो रहा है, ये बार बार 100% के ऊपर जाता है, क्लोज ये नीचे ही होता है 95% से। वो कार्ड के आंकड़े तो बता रहे बैन में जाएगा, ये जाता नहीं है लेकिन बैन में। ठीक है, वो कार्ड बैन में जा तो नहीं रहा, लेकिन आ सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी। वैसे आज तो कमज़ोर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कार्ड पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बीच वेदांता के भी नंबर्स की बात कर रहे थे आशीष, वो कह रहे थे कि कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं। कुणाल, आप हैं इसके एक्सपर्ट, क्योंकि बार बार 198, 200, 202 वाली रेंज को पक्का रेजिस्टेंस मानता है, ऊपर आने पर चलता भी है। अभी यही करें, अगर नंबर वीक आ रहे हैं तो थोड़ा, अगर पुट है तो उसको कैरी कर जाएं, शॉर्ट है तो उसको कैरी कर जाएं, स्टॉप लॉस वही रखें 198 से लेकर 202 की रेंज के बीच का कहीं भी।
मुझे लगता है डिम्पी, अगर आप देखिए अक्टूबर के बाद से, अब हो गया है जनवरी समाप्त, आप देखिए अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक ये काउंटर बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा। बाकी मेटल्स में बहुत उठापटक हुई, लेकिन वेदांता वहीं 10-5 रुपए के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस रेंज से तुरंत बाहर आने वाला है। नीचे 190 पर बड़ा सपोर्ट है, वो टूटता हुआ दिखाई देता नहीं है, और ऊपर 200 के ऊपर ही मुझे लगता है कि तेजी करनी चाहिए। तो इन स्तरों पर मेरी अवॉइड करने की राय है। मुझे लगता है कि 200 के आसपास बेचें या 190 के आसपास खरीदें, ये सही रणनीति है। इन स्तरों पर एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। 194 के आसपास अभी वेदांता का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी आज के सेशन में हमने देखी है, लेकिन स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपकी थोड़ी सी अलर्ट ही होनी चाहिए। HCL टेक को इनफैक्ट एक बार दोबारा देखेंगे, हमने शो की शुरुआत में भी देखा था स्टॉक को, अब इसमें मजबूती थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। 3.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। यहाँ पर अच्छा रुझान आते हुए दिखा। एक BEL पर एक और राय ले लेते हैं। BEL के भी रिजल्ट्स आज आ रहे हैं, दरअसल अभी आए नहीं है, और स्टॉक नतीजों से पहले लगभग 2-2.5% की मजबूती दिखा रहा है। एक बार किरण जी इसका डेटा एक बार चेक करेंगे और चार्ट्स भी, और बताएंगे रिजल्ट से पहले व्यू कर रखें। चलिए, लग रहा है किरण जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच GMM फॉडलर के रिजल्ट्स आए हैं। 7.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 11 करोड़ के आसपास आया है, और आय का आंकड़ा भी आना बाकी है, लेकिन स्टॉक 1085 पर ट्रेड कर रहा है, 1% के आसपास की बढ़त के साथ। कुणाल जी, आपकी राय इसके चार्ट्स पर? देखिए, सबसे पहले तो हिदायत दीपाली बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है और बहुत ज़्यादा इलिक्विड है, तो इसमें इन स्तरों पर मेरी बिल्कुल भी खरीदारी की राय नहीं है, ना ही इसमें ट्रेडिंग की राय है। लेकिन जिनके पास ये लंबी अवधि के लिए निवेश है, मुझे लगता है कि एक निवेश के तौर पर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और इसको अगर आप मध्यम अवधि के लिए रखें तो इसमें डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है, निवेश लायक शेयर है। इन्वेस्टेड रहें, 1000 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि वापस से 1200 के लेवल्स आएंगे, लेकिन इसमें ट्रेडिंग की बिल्कुल भी हिदायत नहीं। इस बीच कंजम्पशन का एक पैटर्न आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स के साथ भी दिख रहा होगा। एक बार जरा V-गार्ड और बजाज इलेक्ट्रिकल दोनों आप दिखाएं, दोनों ऑलमोस्ट इसमें दिन के ऊपरी स्तरों पर है। एक तो डेरिवेटिव है, एक नॉन डेरिवेटिव शेयर है। बजाज इलेक्ट्रिकल भी एक बार दिखाएं, वो भी ऑलमोस्ट टी हाई पे ही है। आशु, अगर सेगमेंट टू सेगमेंट में को, क्योंकि वास्ट है कंजम्पशन का प्ले, ये 2-3 शेयर जो मैंने आपके सामने रखे, बजाज इलेक्ट्रिकल दिन के ऊपरी स्तरों पर, V-गार्ड, ये कुछ कंजम्पशन बेस्ड शेयर्स हैं जो कि वाइट गुड्स हैं, इन पे पॉजिटिव व्यू रखें क्या? इनमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्याज दरें क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, इसमें सिर्फ पॉकेट में पैसा होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। आशु से तो बात नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा है, आशु से इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही, चलते हुए शेयर कहीं गिरी ना जाए, अगर आशु कहीं इस पर नेगेटिव ना हो जाए। कुणाल जी, जरा आप भी आपकी रिकमेंडेशन, जरा बजाज इलेक्ट्रिकल देखिए, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 27 रुपये ऊपर है। डीपी, और मुझे लगता है कि देखिए, इस बाजार में ऐसे स्टॉक्स खोजना मुश्किल है जिनमें लगातार ट्रेंड ऊपर है, लेकिन इन स्टॉक्स के दोनों की बात करें तो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाजार को। बजाज इलेक्ट्रिकल हालांकि देखिए एक पुलबैक जरूर आज दे रहा है, स्ट्रक्चरल एक समस्या है, 500 रुपए के ऊपर ये निकलेगा तो फिर इसमें तेजी करनी चाहिए। V-गार्ड मुझे लगता है कि बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आज भी हमने इसमें तेजी देखी है। दोनों ही काउंटर्स पर मेरा व्यू पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि जैसे ही बजाज इलेक्ट्रिकल 500 को पार करेगा, इसमें दोबारा से 600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही काउंटर्स पर मेरी राय में जिनके पास पोजिशन है होल्ड करना चाहिए। ठीक है कि वो होल्ड कर सकते हैं। NBCC आज दिन के ऊपरी स्तरों पे कर रहा है ट्रेड, और आशु की राय माने तो जो दिल्ली से करे प्यार, वो NBCC से कैसे करे इनकार, अभी तो चल रहा है। और बजट इस बार आ रहा है दिल्ली से ही, मोदी साहब दिल्ली से ही बजट रखेंगे। NBCC इन्वेस्टमेंट कॉल है आशु, क्या कोई स्टांस बदलना है? नहीं डिम्पी, आप कुछ शायद गलत कर रहे हो। मैंने NBCC पे कभी भी कॉल नहीं दिया है। आपने नहीं दिया? इसमें भी तो फिर संजीव जी का था, सिर्फ ऑर्डर ही मिलते रहते हैं। हाँ, माफी चाहता हूँ, संजीव जी का था वो कॉल, वो संजीव जी का है। हाँ, सही कह रहे हैं। NBCC और अशोक लेलैंड उनका बहुत फेवरेट स्टॉक है, और मेरी अशोक लेलैंड में परपेचुअल सेल कॉल है और NBCC में लेने की कॉल नहीं है। तो डिम्पी ऐसे मेरे नाम के साथ ये NBCC को मत जोड़िए प्लीज। वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया, असल में आप भी दिल्ली के हैं, संजीव जी भी दिल्ली से हैं, तो क्या है ना, वो दिल्ली वाला प्यार उमड़ा आता है, जिसको भी दिल्ली वाला देखते तो लगता है कि हाँ उसी की कॉल होगी है, तो अब कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ। आप भी दिल्ली से ही हैं डिम्पी? मैं भी सर दिल्ली से ही हूँ, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। खैर, इस बीच कुछ एक और शेयर्स जो आज मार्केट के रिदम में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कुछ मेटल्स के शेयर भी हैं। वैसे तो हिंडाल्को के अंदर आज अच्छा मूव है, इसके अलावा वेदांता खैर नंबर्स की वजह से होता थोड़ा बहुत। एक बार जरा कुणाल जी, जरा हिंडाल्को और देखिए, इसमें कुछ ट्रेड बनता है या फिर अभी छोड़े?
देखिए हिंडाल्को का चार्ट देखते हैं डिम्पी, तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों से एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिख रहा है। एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी चार्ट पर नजर आती है और जैसे ही काउंटर 210 को पार करेगा बड़ा पुल बैक आ सकता है, 230 के लेवल्स भी आए तो मुझे लगता है इन स्तरों पर देखिए बेचने की तो बिल्कुल राय नहीं है, लेकिन 206 के ऊपर टिक जाए, ट्रेड करने लगे और फिर 210 को पार कर ले, तब मुझे लगता है खरीदें। 230 का टारगेट होगा तो हिंडाल्को इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। एक साइन पर और फटाफट से अपनी राय दीजिए। दिन के हाई पॉइंट पर ये बंद हो रहा है। रिजल्ट्स के वक्त तो मैनेजमेंट ने बायबैक टाल दिया था, अब 1 फरवरी पर बायबैक पर बोर्ड मीट है, 4% ऊपर है स्टॉक, क्या करना चाहिए? राकेश जी क्या व्यू है आपका साइन पर? देखिए दीपाली जी, इसने एक नीचे से एक रिबाउंड दिया है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है दीपाली जी एक बार यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। 599 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये बाईबैक के चलते हैं मुझे लगता है ऊपर में 635 636 तक ऊपर में जाने का पोटेंशियल रखता है। इस यहाँ पर खरीदारी की राय है। दूसरा दीपाली जी, आईओसी जिसके आज नतीजे आए हैं वहां पर अगर नतीजों को डीपली एनालाइज करा जाए तो यहाँ पर कुछ राइट बैक्स वगैरह हुए हैं और नेट में मुझे लगता है कि नुकसान है और मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करेगा कल। और यहाँ पर टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और किसी ने अगर ले रखा है तो थोड़ा सावधान होना चाहिए आईओसी में। 1155 करोड़ के आसपास का राइट बैक है ये राकेश जी, और अगर इनको एडजस्ट करके रिजल्ट देखेंगे तो नेट लॉस ही कंपनी ने पोस्ट किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो डिटेल्स आई हैं बाद में आई हैं और उनको अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो कंपनी ने घाटा ही पोस्ट किया है, जो कि एक्सपेक्टेशंस थी, आशंका थी। स्टॉक हालांकि 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए नीचे की तरफ। आईओसी के स्टॉक में 2.25% नीचे है ये शेयर। और इंडेक्स को देखें अभी तो निफ्टी 10,638 के आसपास है, 13-14 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 250 अंक ऊपर है अभी के सेशन में। ठीक है, तो आज की मार्केट की क्लोजिंग हमको बिल्कुल फ्लैट ही मिल रही है, कुछ खास बड़ा मूव नहीं। हाँ, निफ्टी बैंक क्योंकि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई की स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिली, इस वजह से आज मार्केट में मूविंग था। इसके अलावा एक डिस्क्लोजर के साथ डिश टीवी आज अच्छी क्लोजिंग कर रहा है, करीब 10% ऊपर है। हमारी ग्रुप कंपनी है, एसएल ग्रुप की कंपनी है। दिन के ऊपर इस तरह पर एचईजी और ग्रेफाइट जैसे शेयर्स में भी आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमको बनती हुई दिखी है। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक आज मार्केट को काफ़ी हेल्प करते हुए दिखे। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने तेज बनाई। आज का दिन गोदरेज सीपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, आज कमजोरी के साथ करीब 7% नीचे। दीवान हाउसिंग, कोबरा पोस्ट का डंक आज फिर से इनको लगा, 7% नीचे। एलआईसी हाउसिंग जिसका स्ट्रक्चर कमजोर था, डे लो पे बंद हुआ। बंसल जी को मैं सुन रहा था, वो कह भी रहे थे कि एलआईसी इस समय स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, शायद एक तरह का वेट है, इवेंट का वेट है, एक्सपायरी का वेट है। लेकिन इससे पहले आज निफ्टी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और काफ़ी हद तक एसबीआई, उसकी वजह से आज निफ्टी बैंक का रुझान सुबह से पॉजिटिव था, जो ठीक ठाक हमको क्लोजिंग भी देखे गया है। चलिए, बाजार हो चुका है बंद और अब मेहमानों से लेते हैं विदा।